हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के यूनिट नंबर 4 के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपके यूनिट नंबर 4 के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यानी कि हमारा यूनिट नंबर 4 का सिलेबस क्या दिया है और उस सिलेबस में से मैं आपको यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक को डिटेल में कवर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो होगा आपका कलेक्शन इन जावा, यानी कि जावा के अंदर कलेक्शन क्या होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम इसके में करने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा, यानी कि जावा के अंदर आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद जो आपका थर्ड टॉपिक है हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, यानी कलेक्शन फ्रेमवर्क की आपकी हायरार्की क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इटरेटर इंटरफेस क्या होता है जावा के अंदर, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद जो आपका कलेक्शन इंटरफेस है पहले उसको पढ़ेंगे और उसके बाद लिस्ट इंटरफेस क्या है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट क्या है इसे पढ़ेंगे और आपका वेक्टर और स्टैक क्या है इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्यू इंटरफेस क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो होगा इसके अंदर क्या होगा सेट इंटरफेस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हैश सेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे और लिंक लिस्ट हैश सेट क्या है इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर वो होगा हमारा सॉर्टेड सेट इंटरफेस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद क्या है ट्री सेट क्या है इसे पढ़ेंगे और हमारा मैप इंटरफेस क्या है इसके हम कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हैश मैप क्लासेस क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद लिंक लिस्ट हैश मैप क्लासेस क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे ट्री मैप क्लासेस क्या है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हैश टेबल क्लासेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे और जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सॉर्टिंग कंसेप्ट क्या है और सॉर्टिंग कितने टाइप के इसके अंदर दी हुई है इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे अपना कंपेरेबल इंटरफेस क्या होता है जावा के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद आपका कंपैरेटर इंटरफेस जावा के अंदर क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज क्लासेस इन जावा, यानी कि जावा के अंदर प्रॉपर्टीज क्लासेस क्या होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सब वो टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो के अंदर एकदम डिटेल में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर हम इस वीडियो को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इसकी पीडीएफ को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आपको क्या करना है सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सभी वीडियोस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है, वहां पर उनको आप जाकर डाउनलोड कर लेते हैं। तो ठीक है, अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कलेक्शन इन जावा, यानी कि जावा के अंदर कलेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली जावा के अंदर जो कलेक्शन है आपका एक फ्रेमवर्क है जो आपको जावा एपीआई के द्वारा प्रोवाइड किया गया था और इसका मेन काम क्या है, ये आपके जो है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है उनको क्या करता है मैनेज करता है और उनके साथ आपको काम करना क्या है काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसे। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर क्या है आपने डिफरेंट टाइप्स के क्या है फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो आपने जो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स उस बॉक्स के अंदर रखे हैं वो तो आपको क्या कह सकते हैं, या तो एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर आइटम्स कह सकते हैं, और जो आपको कंप्लीट बॉक्स है आप उसे क्या कह सकते हैं कलेक्शन कह सकते हैं। तो आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है। इन जावा कलेक्शन इज अ फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द जावा एपीआई, यानी कि जावा के अंदर कलेक्शन क्या है आपका एक फ्रेमवर्क है जिसे किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जावा एपीआई के द्वारा इसे प्रोवाइड कराया जाता है। That help manage and work with a group of object। इसका मेन काम क्या है, ये आपके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है और उनके साथ काम करना आपका आसान बनाता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है दीज ऑब्जेक्ट आर ऑफन कॉल्ड एलिमेंट्स और आइटम्स। मैंने क्या कहा था, इन्हीं आप ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, या तो एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर आइटम्स कह सकते हैं। पॉइंट क्लियर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं द कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑफर अ कंसिस्टेंट वे टू वर्क विद द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो आपको क्या है एक कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए, आपके जो ये ऑब्जेक्ट है यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है इनके साथ काम करने के लिए। इसके बाद इट इजी फॉर डेवलपर, ये डेवलपर के लिए काफ़ी आसान होता है क्या, डाटा को ऑब्जेक्ट को स्टोर करना, रिट्राइव करना या फिर मॉडिफाई करना, गो,
थ्रू दीज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या है अपने किसी भी डाटा को एक्सेस करना या फिर स्टोर करना या फिर मॉडिफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जावा के अंदर कितने टाइप के आपके क्या कलेक्शन होते हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो जावा के अंदर जो आपका फर्स्ट कलेक्शन है उसका नाम क्या है, लिस्ट। अब जो आपका लिस्ट है वो आपका कैसा कलेक्शन है, जो लिस्ट है आपका अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर कलेक्शन है। अब लिस्ट आपका कैसा है, आपका अनऑर्डर कलेक्शन है। यदि आपसे पूछा जाए क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो हाँ कह सकते हैं आप, ये डुप्लीकेट वैल्यू अपने अंदर रख सकता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू को अपने अंदर रख सकता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। पहला हो गया आपका लिस्ट और दूसरा क्या आता है आपके पास, सेट। दूसरा क्या है आपके पास, सेट। तो सेट आपका कैसा है, सेट आपका ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो यदि आपसे पूछा जाए क्या जो आपका सेट है वो आपका एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है, क्या ये आपके अंदर मतलब इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट रह सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो डुप्लीकेट एलिमेंट, नो, यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकता है। इसके बाद आपका थर्ड क्या है, क्यू। बात की जाए क्यू, तो क्यू क्या है आपका फीफो कंसेप्ट को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो एलिमेंट पहले आएगा उसी को ही एक्सेस सबसे पहले दिया जाएगा। इसके बाद फोर करते हैं अपना चौथा टाइप जो है इसका, वो क्या है आपका मैप। मैप, तो मैप जो है आपका किस प्रकार का कलेक्शन है, मैप के अंदर क्या है, जब भी आपको क्या है कोई पेयर वैल्यू को स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे, आपका मैप का यूज करेंगे। तो आपका जावा के अंदर बात की जाए तो कलेक्शन की, तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के केवल 4 ही कलेक्शन है। पहला आपका क्या है सेट, जो आपका अनऑर्डर होता है। दूसरा क्या है सेट, जो आपका ऑर्डर्ड होता है। तीसरा क्या है आपका क्यू, जो फीफो को फॉलो करता है। फोर्थ क्या आपका मैप, जब आपको क्या है कोई भी पेयर वैल्यू स्टोर करनी होगी तो आप मैप का यूज करेंगे। तो आपको कलेक्शन क्या है और कितने टाइप का कलेक्शन है आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब क्या है की फीचर्स ऑफ कलेक्शन, यानी कलेक्शन के की फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है आपका यूनिफाइड आर्किटेक्चर, यानी कि द कलेक्शन फ्रेमवर्क गिव अ कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड वर्किंग विद अ कलेक्शन, यानी कि जो आपके जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो आपको क्या है एक कंसिस्टेंट आर्किटेक्चर प्रोवाइड, यानी कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू क्या है आप इन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके साथ क्या है वर्क कर सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका जेनेरिक सपोर्ट्स। जेनेरिक सपोर्ट्स का क्या मतलब होता है कि ये आपको बताएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। यदि आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, अपनी जेनेरिक सपोर्ट का वहां पर यूज करेंगे। यानी कि मोस्ट क्लासेस एंड इंटरफेस इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क, यानी कि ज्यादातर जो भी आपके जावा फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शन और इंटरफेस रहते हैं सपोर्ट जेनेरिक क्लासेस, यानी कि वो जेनेरिक क्लास को सपोर्ट करते हैं। मीनिंग इसका मतलब क्या है, यू कैन स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट अ कलेक्शन कैन होल्ड, यानी कि जो आपका कलेक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू क्या है होल्ड कर सकता है। यदि आपको ये चेक करना है तो आप क्या करना होगा, आपका जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो क्या किसको सपोर्ट करेगा, आपको जेनेरिक क्लास का वहां पर सपोर्ट करेगा। इसके बाद क्या आता है आपका डायनेमिक रिसाइज। इसका मतलब क्या है कि आप जावा फ्रेमवर्क के अंदर जब भी क्या है किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं या फिर उस एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो वो क्या है आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिसाइज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक रिसाइजिंग कहते हैं। मैनी कलेक्शन क्लासेस, यानी कि बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं ऑटोमेटिकली रिसाइज, वो क्या है अपनी ऑटोमेटिकली रिसाइज होती हैं देमसेल्फ एज नीडेड, यानी कि जब उनको नीड होती है वो क्या होती है अपनी ऑटोमेटिकली क्या है रिसाइज हो जाती हैं। कब होता है, व्हेन यू ऐड और रिमूव एलिमेंट, जब क्या है आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट या फिर वहां पर क्या करते हैं डिलीट करते हैं। इसके बाद क्या है आपका फोर्थ, यानी कि एल्गोरिथम, यानी कि जो आपका जावा के अंदर कलेक्शन है वो आपको कुछ एल्गोरिथम और मेथड प्रोवाइड कराता है जिनके थ्रू क्या करता है आपको डाटा को सोर्ट करना, सर्च करना, ठीक है, सोर्ट करना, सर्च करना और मैनेजिंग करना काफी कलेक्शन क्या है आसान हो जाता है। यानी कि दीज फ्रेमवर्क इंक्लूड यूजफुल मेथड एंड एल्गोरिथम, यानी कि ये क्या है आपको कुछ यूजफुल मेथड और एल्गोरिथम को इंक्लूड करते हैं। इसका फायदा क्या होगा, टू इफिशिएंटली सोर्ट, इसके अंदर क्या हम डाटा को इफिशिएंटली सोर्ट कर सकते हैं,
सर्च कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं किसको, अपने कलेक्शन को। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट अच्छे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अचीव हो सके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा, यानी कि जावा के अंदर क्या है आपका कलेक्शंस फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। जो आपके अंदर जावा के अंदर कलेक्शन होते हैं वो क्या होता है, काफी सारे ग्रुप्स एंड क्लासेस का क्या है, इंटरफेस होते हैं। सॉरी, जो आपके जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो क्या होते हैं, आपके ग्रुप रहते हैं बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस का, दैट गिव यू प्री बिल्ट वे टू यूज कॉमन डाटा स्ट्रक्चर। जो आपको क्या है, एक ऐसा वे प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू क्या है, आप प्री डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर को वहां पर यूज कर सकते हैं। दीज डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूड थिंग्स लाइक्स, यानी कि वे डाटा स्ट्रक्चर किन किन थिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है वो आपकी लिस्ट दे रखा हो, सेट दे रखा हो, मैप दे रखा हो, या फिर क्यू दे रखा हो। ठीक है, इसके बाद द फ्रेमवर्क गिव अ स्टैंडर्ड वे टू वर्क विद स्टोर ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा, यानी कि जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं आपको क्या है, एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू क्या है, आप इन ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर सकते हैं या फिर इनको स्टोर कर सकते हैं। अब आपके एडवांटेज क्या होंगे किसके, आपके जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या, रीयूजेबल कोड, यानी कि आप क्या है, इसमें कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे, द फ्रेमवर्क प्रोवाइड प्री बिल्ट डाटा स्ट्रक्चर, आपको क्या है, ये पहले से कुछ प्री बिल्ट डाटा से प्रोवाइड कराता है। सेविंग डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट, जो क्या है आपका डेवलपमेंट टाइम को क्या है, काफी कम कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी, यानी कि ऑल कलेक्शन इन फ्रेमवर्क्स फॉलो द सेम इंटरफेस एंड रूल्स, यानी कि इसके अंदर जितने भी आपके क्या होंगे, कलेक्शन होंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क होंगे, वो क्या होंगे, सेम इंटरफेस एंड क्लासेस का वहां पर रूल्स, जो भी आपके क्लासेस और वहां पर जो रूल्स बना रखे हैं सभी कलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए वहां पर क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंसी वहां पर रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या के लिए क्या होगा, कुछ अलग से रूल्स बना होगा, नहीं, वहां पर जितने भी आपके कलेक्शन होंगे सभी के लिए क्या होगा, सेम रूल्स वहां पर डिफाइन किया गया होगा। इसके बाद क्या है, एफिशिएंसी, द फ्रेमवर्क ऑफर फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट नीड्स, आपके लिए क्या है, ये काफी फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, आपके डिफरेंट नीड्स के लिए। जैसे जैसे आपके नीड्स होंगी वैसे वैसे आपको डिफरेंट टाइप के वहां पर डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जब आप सी प्रोग्रामिंग या फिर सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करते थे, वहां पर यदि सपोज कीजिए आपको एरे या फिर लिस्ट का कंसेप्ट यूज करना है, तो वहां पर क्या है, आपको पूरा पूरा एरे और लिस्ट को वहां पर जनरेट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, कुछ पहले से आपको मेथड या फिर फंक्शन आपको दिए हुए होंगे, आप उन फंक्शन का यूज करके डायरेक्टली एरे और लिस्ट का वहां पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका टाइप सेफ्टी, जावा जेनेरिक इंश्योर दैट डेटा टाइप इज कलेक्शन आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, यानी कि जो आपका जावा जेनेरिक मैंने आपको बताए थे, इंश्योर करते हैं इस बात के लिए कि जो आपका डाटा टाइप कलेक्शन है आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, यानी कि जो भी आपने वहां पर कलेक्शन को मतलब डिफाइन किया है वो आपको कंपाइल टाइम में क्या होगा, चेक किया जाएगा। स्केलेबिलिटी, द फ्रेमवर्क सपोर्ट डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन हैंडल लार्ज डाटा सेट एफिशिएंटली, यानी कि ये जो आपके फ्रेमवर्क है ये आपके सपोर्ट करते हैं किसको, डाटा स्ट्रक्चर को। कौन से डाटा स्ट्रक्चर होंगे, जो आपके क्या है, लार्ज एप्लीकेशन डाटा सेट्स को क्या है, एफिशिएंटली क्या है, हैंडल कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना है। क्या है, हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, यानी कि आपके जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसकी हायरार्की क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और जो ये आपकी हायरार्की है ये आपको कहाँ पर प्रोवाइड कराती है, ये आपको java.util नाम के पैकेज के अंदर क्या है, इसको प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, क्या करता है, ये आपके जितनी भी क्लासेस और इंटरफेस की नीड होती है सबको क्या है, एक साथ वहां पर कलेक्ट करके रखता है। बात करते हैं, द जावा util पैकेज इंक्लूड ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेस नीडेड फॉर द कलेक्शन फ्रेमवर्क, यानी कि जो आपका जावा util पैकेज है वो सभी क्लासेस और इंटरफेस को अपने अंदर रखता है, किस लिए, फॉर कलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, द कलेक्शन फ्रेमवर्क हैज एन इटरेबल इंटरफेस, यानी कि जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो कैसा है, आपका इटरेबल इंटरफेस है, दैट प्रोवाइड एन इटरेटर टू गो थ्रू
ऑल द कलेक्शन, यानी क्या है ये आपको क्या होगा, एक आपको इटरेटर प्रोवाइड कराएगा जिसके थ्रू क्या है आप वहां पर जितने भी कलेक्शन है वहां पर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, यानी कि जिनके थ्रू आप एक एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। द इटरेबल इंटरफेस इज एक्सटेंडेड बाय मेन कलेक्शन इंटरफेस। जो आपका इटरेबल इंटरफेस है इसके थ्रू क्या होगा, आपको मेन क्लास इंटरफेस के द्वारा इसे एक्सटेंड किया जाएगा, विच इज द रूट ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क। जो क्या होगा आपके कलेक्शन में क्या होगा, रूट फ्रेमवर्क होगा। इसे जब मैं अभी आपको हायरार्की बताऊंगा बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ही मैंने कुछ डेफिनेशन वाले पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको समझा रहा हूं मैं आपको। ऑल कलेक्शन क्लासेस एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस, यानी कि जितनी भी कलेक्शन क्लासेस होंगी वो क्या करेंगे, आपके कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगी। गेनिंग द इटरेटर प्रॉपर्टीज एंड मेथड, क्या करेंगे वहां से कुछ अपने इटरेटर की क्या होंगे प्रॉपर्टीज और मेथड को वहां पर क्या करेंगे, वो गेन करेंगे यानी कि प्राप्त करेंगे। अब इसकी हियरार्की के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा हियरार्की दे रखी है किसकी, आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क की। तो इस हियरार्की को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर इस फिगर के अंदर मैंने दो टाइप के कलर यूज किए हैं, एक पहला आपका लाइट ग्रीन है और दूसरा क्या है आपका कुछ व्हाइट टाइप का कलर है, ठीक है। जो आपके डार्क ग्रीन है वो सारे के लाइट ग्रीन है, सारे क्या है आपके इंटरफेस है, और जो आपका व्हाइट कलर में ये क्या है आपके क्लासेस है। दो पॉइंट तो आपको याद रखने की, जो आपका ये इसका मतलब अलग है और जहां पर ये लिखा हुआ है इसका मतलब अलग है। यानी कि क्या है, जो ये वाला है जो लाइट ग्रीन है ये आपको क्या है इंटरफेस है, और जो आपका प्रायोरिटी क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है आपके क्लासेस है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज आपको और दिखाई दे रही होंगे, एक एरो तो आपको डॉटेड दिखाई दे रहा होगा और एक एरो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा होगा। जो आपका डॉटेड है वो तो आपको क्या है इम्प्लीमेंटेड है, और जो आपका सिंगल है वो आपका क्या है एक्सटेंड है। यानी कि जो भी आपका डॉटेड एरो दिखाई देगा इसका मतलब क्या है, वो क्लास किसी भी एक इंटरफेस को क्या कर रही होगी, अपने अंदर इंप्लीमेंट कर रही होगी, और जो आपका विदाउट लाइनिंग एरो है वो क्या इसका मतलब होगा, वो किसी भी क्लास को एक्सटेंड कर रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या है आप इटरेबल का यूज करेंगे, जो आपका क्या होगा मेन रूट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका इटरेबल, ये क्या है आपका मेन रूट है। अब मेन रूट यानी कि क्या है आपका इटरेबल इंटरफेस है। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे आप, एक कलेक्शन इंटरफेस को और पढ़ेंगे, ये भी क्या है आपका इंटरफेस है। अब जो आपका कलेक्शन इंटरफेस है आपने इसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला तो क्या है आपका लिस्ट, दूसरा क्या है आपका क्यू, और तीसरा क्या है आपका सेट, ठीक है। जो आपका लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आ सकती हैं, तो पहला क्या होगा आपकी एरे लिस्ट क्लासेस आ सकती है, दूसरा आपकी लिंक लिस्ट क्लासेस आ सकती है, ठीक है, और इसके बाद क्या आ सकता है वेक्टर, और उसके बाद क्या आ सकता है स्टैक। जो आपका स्टैक होगा वो एक्सटेंड करेगा किसको, आपकी वेक्टर क्लास को, क्योंकि यहाँ पर कैसा एरे दिया हुआ है, विदाउट एरो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, स्टैक क्या होगा आपका एक्सटेंड करेगा किसको, वेक्टर क्लास को, ठीक है। अब इसके बाद क्यू के अंदर आके बात करेंगे। तो ये क्यू है ये क्या करता है, यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू है। जो आपकी प्रायोरिटी क्यू है वो इंप्लीमेंट करेगी किसको, आपकी क्यू को। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका कैसा है आपका डॉटेड एरे, कैसा एरे आपका मतलब सॉरी एरो है, कैसा है आपका डॉटेड एरो है, तो याद रखेंगे। अब इसके अंदर एक और आपका इंटरफेस है जिसका नाम क्या है डी क्यू। अब डी क्यू आपको किसको करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या आपके एरे डी क्यू को क्या करेगा ये। अच्छा आप बताएंगे क्या ये जो आपका एरे डी क्यू है ये इसको इंप्लीमेंट करेगा या फिर एक्सटेंड करेगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या देखेंगे, आप अपने एरो को देखेंगे। यदि वो एरो क्या होगा डॉटेड होगा, इसका मतलब जो आपकी एरे डी क्यू है वो इंप्लीमेंट करेगी आपकी डी क्यू को। यदि ये क्या होगा सिंगल एरो होगा यानी कि विदाउट स्पेस के होगा, तो इसका मतलब क्या होगा एक्सटेंड करेगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो कैसे दे रखा है आपको, ये डॉटेड दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है जो आपकी एरे डी क्यू है वो इंप्लीमेंट करेगी किसको, आपके डी क्यू को, ठीक है। आपने लिस्ट इंटरफेस भी देख लिया, आपने क्यू इंटरफेस भी देख लिया। अब बात करेंगे सेट इंटरफेस। तो सेट इंटरफेस के बाद बात करते हैं। इसके बाद दो क्लासेस तो आपकी ये दे रखी हैं, हैश सेट और लिंक लिस्ट हैश सेट। जो हैश सेट है वो भी क्या करेगी, इसको इंप्लीमेंट करेगी किसको, आपकी सेट क्लास को। ऐसे ही जो आपकी लिंक लिस्ट हैश सेट है वो भी आपकी इंप्लीमेंट करेगी किसके, आपकी सेट क्लास को। अब यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर ये क्या है लिंक लिस्ट हैश है, इसका मतलब यहाँ पर लिंक लिस्ट और हैश टेबल दोनों का यूज किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और है सॉर्टेड सेट। जो आपका सॉर्टेड टेस्ट सेट है वो क्या करेगा, आपकी ट्री सेट्स को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हायरार्की बिल्कुल अच्छे से आप समझ में आ गई होगी। यहाँ पर फिर से बता देते हैं आपको, यहाँ पर दो कलर यहाँ पर दिए हुए हैं। जो आपका लाइट ग्रीन में है ये तो आपका क्या है इंटरफेस है, और जो आपका कुछ व्हाइट कलर में है ये आपके क्या है क्लासेस है। इसके बाद यहाँ पर आपके टू टाइप्स के एरो यूज किए गए हैं। यदि आपका इस टाइप का एरो दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एक क्लास किसी इंटरफेस को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। यदि डॉटेड दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो क्लास उस इंटरफेस को क्या कर रही है, वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके
एक एक पॉइंट्स को अच्छे से बिल्कुल कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इटरेटर इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो आपका इटरेटर इंटरफेस इज अ की पार्ट ऑफ अ कलेक्शन इंटरफेस, यानी कि जो आपका इटरेटर इंटरफेस है वो आपका की पार्ट होता है। किसका होता है? आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क का। इट हेल्प टू गो थ्रू एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन, यानी कि ये क्या करता है, आप इटरेटर इंटरफेस के थ्रू क्या है, आप अपने कलेक्शन इंटरफेस के ऊपर क्या है वहां पर जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट टाइप के क्या है कलेक्शन है, आप उन कलेक्शन के ऊपर एक कलेक्शन से किसी दूसरे कलेक्शन पर आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने इटरेटर इंटरफेस का वहां पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए इट हेल्प, यानी कि मदद करता है टू गो थ्रू एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन, यानी कि जितने कलेक्शन के अंदर एलिमेंट है उसके अंदर आपको मूव करने के लिए आपको इटरेटर इंटरफेस सपोर्ट करेगा। लाइक कैसे हो सकता है वहां पर आपका सेट, या तो लिस्ट हो सकते हैं या फिर सेट हो सकता है। It lets you access element in a different collection without worry about how they are sorted, stored और organized। यानी कि ये क्या है, आपको उन कलेक्शन को एक्सेस करने के आपको डिफरेंट वे प्रोवाइड कराता है कि आप उन एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आपको इस बात में मतलब इस बात की कोई भी चिंता नहीं करनी है कि वो एलिमेंट किस टाइप से तो वो स्टोर किए गए हैं और कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया गया है, आपको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ये आप उनको जो आपके डिफरेंट एलिमेंट है उनको कैसे एक्सेस किया जाएगा उसके लिए आपको ये बता देगा। इसके बाद क्या है, पर्पस ऑफ द इटरेटर इंटरफेस, यानी कि जो आपका इटरेटर इंटरफेस है उसका क्या पर्पस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका ट्रैवर्सन। It allow you to move through each element in a collection one by one without need to know how the collection is built। यानी कि यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है, इट अलाउ यानी कि ये आपको आगे देता है यू टू मूव थ्रू ईच एलिमेंट इन अ कलेक्शन। आप क्या है कलेक्शन के डिफरेंट एलिमेंट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वन बाय वन, एक एक करके, विदाउट नीडिंग टू हाउ द कलेक्शन इज बिल्ड। आपको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि इस कलेक्शन को किस तरीके से बिल्ड यानी कि बनाया गया है। इसके बाद क्या है यूनिफॉर्मिटी। इट प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट वे टू इटरेट ओवर डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन, यानी क्या है आपको एक कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू क्या है आप डिफरेंट कलेक्शन के ऊपर क्या है मूव कर सकते हैं, मेकिंग इट इजियर टू रीयूज कोड। इससे फायदा क्या होगा, इससे कोड क्या होगा आपको काफी ज्यादा आसान हो जाता है और उसको रीयूज करना भी आसान हो जाता है। तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फिर से यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि इस पीडीएफ को आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो आपको अभी क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर टेलीग्राम चैनल को आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जितनी भी नई वीडियो अपलोड की जाएंगी तो वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। सेफली रिमूवल। यू कैन सेफली रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन। आप क्या है कलेक्शन के अंदर से किसी भी एलिमेंट को बिल्कुल सुरक्षा के साथ क्या कर सकते हैं, वहां से डिलीट कर सकते हैं। वाइल इटरेटिंग, जब आप क्या करते हैं इटरेटिंग करेंगे। अवॉइडिंग एरर लाइक कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। कौन सी और एरर जो होगी आपकी, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, यानी कि जब क्या है एक साथ एक से ज्यादा थ्रेड्स या फिर कलेक्शन को एक बार में क्या होगा वहां पर मॉडिफाई किया जाएगा, तो वहां पर जो एक्सेप्शन आएगी उसे क्या कहेंगे आप, कॉन्करेंट मैसेज एक्सेप्शन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एनहेंस्ड फॉर लूप सपोर्ट्स। द इटरेटर इज यूज्ड बिहाइंड द सीन्स इन द एनहेंस्ड फॉर लूप, यानी कि क्या है जो आपके लूप है उसकी ये जो एनहेंस को क्या करता है काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। मेकिंग द लूप सिंपलर एंड मोर रीडेबल। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपका लूप जो है काफी सिंपलर हो जाता है, उसको यूज करना आसान हो जाता है और मोर रीडेबल होता है। ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कोई भी काउंटर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आपको कोई प्लेस काउंटर यहाँ पर यूज नहीं करना जिससे बार बार वैल्यू को उसके इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा। इसके बाद बात करेंगे हम कलेक्शन इंटरफेस की, यानी कि जावा के अंदर कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। द कलेक्शन इंटरफेस इज द मेन इंटरफेस इन अ जावा कलेक्शन इंटरफेस। जो आपका कलेक्शन इंटरफेस होता है आपका मेन इंटरफेस होता है किसके अंदर, आपका कलेक्शन इंटरफेस के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना है।
इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है आपके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोड जिन्हें हम क्या कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था इसको आइटम्स कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, या तो एलिमेंट्स कीजिए या फिर आइटम्स कीजिए। एंड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू हैंडल कलेक्शन इन अ जावा, और आपको क्या है एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू क्या है आप अपने कलेक्शन को जावा के अंदर मैनेज या फिर हैंडल कर सकते हैं। द कलेक्शन इंटरफेस डिफाइन बेसिक ऑपरेशन दैट कैन बी डन ऑन एनी टाइप ऑफ कलेक्शन, ये क्या है आपको कुछ बेसिक ऑपरेशन प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू क्या है आप अपने कलेक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एलिमेंट टू बी एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, सबसे इसका मेन पॉइंट क्या है, जो आपका कलेक्शन इंटरफेस है इसके अंदर जरूरी नहीं है जो भी आपके एलिमेंट हो वो कैसे हो किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हो, यानी कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो कैसे रहेंगे आपके अनऑर्डर रहेंगे, जरूरी नहीं है वहां पर आपको कोई भी एक भी ऑर्डर आपको वहां पर प्रोवाइड कराना है। सेकंड पॉइंट क्या है, द कलेक्शन इंटरफेस अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, यानी कि जो भी आपका कलेक्शन इंटरफेस होगा उसके अंदर आपके डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं, आपको ये पॉइंट भी याद रखने। ओवरऑल द कलेक्शन इंटरफेस इज अ की पार्ट ऑफ वर्किंग विद अ कलेक्शन इन अ जावा, यानी कि जो आपका कलेक्शन इंटरफेस है वो आपका की पार्ट होता है वर्किंग विद अ कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस लिया हुआ है कि आपका कलेक्शन और कलेक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहला कलेक्शन के ऊपर देखेंगे क्या है आपका पर्पस, तो पर्पस क्या है, रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है आपके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें हम क्या कहते हैं इंटरफेस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है आपको प्रोवाइड अ यूटिलिटी मेथड फॉर वर्किंग विद अ कलेक्शन, ये क्या है आपको कुछ यूटिलिटी मेथड प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू क्या है आप अपने कलेक्शन के साथ क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट दे रखा है इसके अंदर यूजेज, इंटरफेस यूज फॉर डिफाइनिंग कलेक्शन बिहेवियर, यानी कि इंटरफेस का यूज इसके अंदर किस लिए किया जाता है आपके कलेक्शन बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। यूटिलिटी क्लास प्रोवाइडिंग स्टैटिक मेथड, आपके जो यूटिलिटी क्लासेस है वो क्या है आपको स्टैटिक मेथड प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए आपके कलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए। आपको ये पॉइंट भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कैन बी पैरामीटराइज्ड विद अ टाइप, ये क्या हो सकते हैं आपके पैरामीटराइज हो सकते हैं, और ये क्या है नॉट पैरामीटराइज, यानी कि ये आपके पैरामीटराइज्ड नहीं होते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है इंस्टांसेस, कलेक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय वेरियस क्लासेस, यानी कि जो आपके कलेक्शन है उन्हें काफी सारी क्लास के साथ क्या है इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कलेक्शन क्लासेस इटसेल्फ कांट बी इंस्टॉल, यानी कि जो क्लासेस जो आपकी कलेक्शन क्लासेस हैं उनको क्या है आसानी से इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि खुद से इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप लिस्ट, सेट और क्यू, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेथड लाइक सॉर्ट, रिवर्स, सफल, ये क्या है सब आपके एग्जाम्पल हैं किसके कलेक्शंस के। अब ये आपको ये पॉइंट आपको छूट गया था एक्सेप्ट, ये क्या होता है आपके चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, यानी कि चेक्ड एक्सेप्शन कौन से होते हैं जिनको क्या है कंपाइल टाइम में चेक किया जाता है। दूसरा क्या आता है आपका अनचेक्ड, ये क्या होते हैं आपके अनचेक्ड होते हैं। इसके बाद क्या है लिस्ट इंटरफेस इन जावा, ये सभी टॉपिक जो हैं आपके हायरार्की के अंदर ही आते हैं, इसीलिए यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक ये सारे टॉपिक आसानी से आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो इस सभी टॉपिक में से हो सकता है या तो जो मैंने आपको सिलेबस में बाहर बताया था उनमें से किसी भी एक दो कंबाइन करके पूछ लेगा, या फिर आपसे पूरी हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी हायरार्की के अंदर पॉइंट मैंने बताए थे यहाँ पर मैं सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका लिस्ट इंटरफेस, द लिस्ट इंटरफेस इज अ चाइल्ड ऑफ अ कलेक्शन इंटरफेस, यानी कि जो आपका लिस्ट इंटरफेस है वो आपका कलेक्शन का क्या रहता है आपका चाइल्ड इंटरफेस रहता है, इसको आपको याद रखना है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन अ लिस्ट फॉर्मेट, इसका काम क्या है जो आपका डाटा होगा किस फॉर्मेट में करेगा आपका लिस्ट फॉर्मेट में आपके डाटा को स्टोर करेगा। वेयर ऑल आइटम आर कीप्ड इन अ ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जितने भी आपके आइटम होंगे वो कैसे होंगे एक ऑर्डर में होंगे। लेकिन इससे पहले अभी क्या पढ़ा था आपका कलेक्शन इंटरफेस पढ़ा था, वहां पर जो आपके एलिमेंट थे उनका कोई भी स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं था। लेकिन जो आपका लिस्ट इंटरफेस है इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे आपके किसी भी एक ऑर्डर के अंदर लगे हुए होंगे। द लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट आइटम, यहाँ पर भी डुप्लीकेट आइटम को अलाउ किया जाता है। एंड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द क्लास, और इसे किस क्लास के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे आपकी एरे लिस्ट है या फिर वेक्टर है या फिर स्टैक है। ठीक है, यानी कि या तो इसे वेक्टर या फिर स्टैक या फिर आपकी एरे लिस्ट क्लास क्या है इसको इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके बाद सिंस दीज क्लासेस इंप्लीमेंटेड द लिस्ट इंटरफेस यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग एनी ऑफ द क्लासेस, यानी कि
सिंस दीज क्लासेस इंप्लीमेंटेड, यानी कि ये जो क्लासेस हैं किसके थ्रू इंप्लीमेंट की जाती हैं, आपके लिस्ट इंटरफेस के। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऑफ एनी क्लासेस। ठीक है, इनमें से किसी क्लासेस का यूज करके आप ऑब्जेक्ट को वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी कौन कौन सी की कैरेक्टरिस्टिक हैं किसकी, आपके लिस्ट इंटरफेस की, हम इसके ऊपर अब बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर्ड, यानी कि लिस्ट कीप एलिमेंट इन अ ऑर्डर यू ऐड देम, यानी कि जब भी आप क्या है अपनी लिस्ट के अंदर एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपका एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हुआ होगा। अब जरूरी नहीं है वो जो आपका ऑर्डर है वो हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद क्या है इंडेक्स्ड, यू कैन एक्सेस एलिमेंट इन अ लिस्ट यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर, यानी कि यदि जो आपने लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में से क्या है आप किसी भी एलिमेंट को क्या है एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक आपको प्रॉपर इंडेक्स दिया होगा, आप उस इंडेक्स के थ्रू क्या है आप अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, और लिस्ट के अंदर आपने आइटम डाले हैं ए बी सी डी या फिर ई, इस तरीके से। अब इसकी इंडेक्सिंग तो क्या है 0, इसकी इंडेक्सिंग कितनी है 1, इसकी इंडेक्सिंग कितनी है 2, इसकी इंडेक्सिंग कितनी है 3, इसकी इंडेक्सिंग कितनी है 4। आप जिस भी इंडेक्सिंग को यदि सपोज कीजिए कि आप सी को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका इंडेक्स नंबर कितना है 2, जैसे आप इंडेक्स नंबर 2 को स्पेसिफाई करेंगे तो आपकी सी वैल्यू वहां पर प्रिंट हो जाएगी। ये सारी कैसी हैं, आपकी कैरेक्टर वैल्यू है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, रिसाइजेबल, लिस्ट कैन बी ऑटोमेटिकली ग्रो और सिंक इन अ साइज, यानी कि जब आप उसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, जब आप एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है आपका ग्रो और सिंक। ठीक है, इसके बाद क्या है सर्चेबल, सर्चेबल का मतलब क्या है, मान लीजिए जो भी आपके लिस्ट में जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, आप किसी भी एलिमेंट को चाहे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं क्या वो एलिमेंट वहां पर है या नहीं। यदि मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ कि यहाँ पर मेरा डी प्रेजेंट है या नहीं, तो मैं पूरी लिस्ट को 1 बाय 1 चेक करूंगा, पहले ऑर्डर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर चेक कर सकता हूँ। यदि इस लिस्ट के अंदर मेरा कहीं पर भी डी एलिमेंट सर्च हुआ होगा तो मैं उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज उसको छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन सर्च फॉर एन एलिमेंट एंड फाइंड इज इंडेक्स इन अ लिस्ट, यानी कि आप क्या है किसी भी एलिमेंट को वहां पर सर्च कर सकते हैं और उसके इंडेक्स को क्या है लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आते जा रहे हैं और जो इतने टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूँ सब अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, तो आपका काम है कि आपको वीडियो को लाइक तो जरूर करना है और इसको सब्सक्राइब कराना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एरे लिस्ट इन रेफरेंस टू अ लिंक इंटरफेस, सॉरी, यानी कि एरे लिस्ट इन अ रेफरेंस टू अ लिंक इंटरफेस। इसका सबसे पहला पॉइंट है आपका इंप्लीमेंटेशन, यानी कि इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। एरे लिस्ट इज अ डायनेमिक एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन फॉर द लिस्ट इंटरफेस, यानी कि जो आपका एरे लिस्ट है वो आपका क्या होता है लिस्ट इंटरफेस होता है, वो किसके ऊपर रहता है आपका डायनेमिक एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन इसका वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद क्या है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर, ये किस टाइप का यूज करता है उसके बारे में बात करेंगे। इट यूज एन एरे इंटरनली टू स्टोर एलिमेंट्स, यानी कि ये अपने एरे को यहाँ पर यूज करता है किसके लिए, आपके डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि एलिमेंट्स को वहां पर स्टोर करने के लिए। अलाउ क्विकली एक्सेस एंड रिट्रीव बाय इंडेक्स, इसका फायदा क्या होगा, यदि आपने इंटरनली वहां पर कोई एरे को मेंटेन किया गया है जो आपके डाटा को वहां पर स्टोर कर रहा है, तो उससे फायदा क्या है, उस एलिमेंट्स को आप जल्दी से वहां पर एक्सेस कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, किससे, बाय उसके इंडेक्स नंबर से। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है परफॉर्मेंस क्या है, एरे लिस्ट आ फास्ट, यानी कि बिग और टाइम फॉर एडिंग और एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स, यानी कि यदि आप एरे लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या फिर उसे उसके इंडेक्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा काफी ज्यादा फास्ट होता है, जिस कारण से जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है आपकी बिग O1, इसे ओको क्या बोलते हैं, आपका बिग O बोलते हैं। ठीक है, बिग O1 क्या होती है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कब, जब आप एलिमेंट को या तो इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, सॉरी हाँ ऐड कर रहे हो, या फिर क्या होगा उसको एक्सेस कर रहे हो। बट यहाँ पर क्या है एडिंग है। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड पॉइंट, बट इंसर्टिंग और डिलीटिंग एलिमेंट इन द मिडिल, यानी कि यदि कोई एलिमेंट आप स्टार्टिंग से इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप इस तरीके से आपका एरे दिया हुआ है, ये आपके 2 एरे दिए हुए हैं, एक एरे में यहाँ पर बना देता हूँ आपको एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए। मान लीजिए इस वाले पॉइंट को मैं आपको समझा रहा हूँ कि एरे लिस्ट इज अ फास्ट टाइम फॉर एडिंग और एक्सेसिंग एलिमेंट इंडेक्स। ठीक है, आपको एलिमेंट इंसर्ट आपको करना है, ये क्या इंडेक्स नंबर आपका 0, ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ये क्या हो गए, इनके आपके इंडेक्स नंबर हो गए। यदि शुरू में ही आपका एरे क्या है, अभी खाली है, और आप एलिमेंट को इंसर्ट करते जा रहे हैं वन बाय वन, यानी आप यहाँ पर 2 करा, यहाँ पर 4 करा, यहाँ पर 5 करा, यहाँ पर 6 करा, यहाँ पर 7 करा, यहाँ पर 8 करा, तो यदि आप सीरियल वाइज में इंसर्ट करने जा रहे हैं तो वो क्या होगा, काफी ज्यादा फास्ट होगा। इसलिए क्या होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ 1 ओ होगी, यानी कि 1 होगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इंसर्टिंग और डिलीटिंग एलिमेंट इन द मिडिल कैन बी स्लोअर बिकॉज इट हैज टू शिफ्ट अदर एलिमेंट अराउंड। मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, कोई एलिमेंट आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे आपने देखा कि आप इंडेक्स नंबर 3 के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो लेकिन क्या वहां पर स्पेस खाली है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर तो स्पेस पहले से भरा हुआ है, यानी यहाँ पर आइटम तो पहले से ही। तो आप क्या करेंगे, पहले राउंड में तो इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपका इंडेक्स ऐसे बन जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, और अभी 6 ऐसे ही रहेगा। जैसे ही आप 7 वाला भी ऐसे ही रहेगा, और आपका 8th वाला खाली हो जाएगा, और आपका 8th वाला काम यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गई, आपकी शिफ्टिंग हो गई। आपका इंडेक्सिंग में लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट है, 2 4 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है हमारा 6, ठीक 6। अब एक प्लेस खाली हो गया, इसका मतलब क्या है, आपका इंडेक्स नंबर 5 भी खाली हो गया। क्या मुझे अपने जो एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो इंडेक्स नंबर 5 पर करना है, नहीं, मुझे कहां पर करना है, अपने इंडेक्स नंबर 3 पर क्या करना है, मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो क्या अभी मैं इंसर्ट कर सकता हूं, नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर से क्या होगा, अब आपका ये 4 शिफ्ट होगा, तो इस बार आपका एरे कुछ कैसे बन जाएगा, 2 आपका यहीं पर रहेगा, 4 आपका यहीं पर रहेगा, 5 आपका यहीं पर रहेगा, 6 आपका यहीं पर रहेगा, और 7 वाला प्लेस आपका ये खाली हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पर कितना आएगा 8। फिर से इंडेक्सिंग देखेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 0, इसकी कितनी हो जाएगी 1, इसकी कितनी हो जाएगी 2, इसकी कितनी हो जाएगी 3, इसकी कितनी हो जाएगी 4, इसकी कितनी हो जाएगी 5, इसकी कितनी हो जाएगी 6। क्या यदि मैं अभी आपसे पूछूं क्या आपका इंडेक्स नंबर 3 खाली है, तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर से क्या करेंगे, आप एक बार फिर से शिफ्ट करेंगे। जब से फिर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5, और ये वाला स्पेस क्या हो जाएगा खाली, इसके बाद क्या आ जाएगा 7, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 8। ये क्या है 0, ये क्या 1, ये क्या 2, इसके बाद 3, इसके बाद ये 4 2 4 5 0 1 2 3 4 5, इसके बाद आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका इंडेक्स नंबर 3 है वो क्या हो गया, आप खाली हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि यदि आप एलिमेंट को सीरीज वाइज इंसर्ट करते आ रहे हैं, ऐड करते आ रहे हैं, तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, यदि आप किसी भी एलिमेंट को बीच में क्या करना है, या तो इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए वहां पर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है बाय इंसर्टिंग और डिलीटिंग एलिमेंट इन अ मिडिल कैन बी स्लोअर। इससे क्या हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी, बिकॉज इट हैज टू शिफ्ट अदर एलिमेंट अराउंड। क्या होगा, जो इससे एलिमेंट है उसको क्या होगा, एक दूसरे के पास क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये एलिमेंट अभी 6 करके दिखाया, जैसे यहाँ पर इसके स्पेस मैंने 3 कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है इसका यूज केस, इसको कहां पर यूज किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। एरे लिस्ट भी इज बेस्ट, यानी कि ये कब अच्छी होगी, व्हेन यू नीड टू फ्रीक्वेंटली एक्सेस एलिमेंट बाय इंडेक्स, यानी कि जब क्या है किसी भी एलिमेंट को क्या है आप उसके इंडेक्स से एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपका एरे लिस्ट क्या है, काफी सुटेबल है। एंड द साइज ऑफ द लिस्ट वोंट चेंज मच, यानी कि जो आपका साइज है वो क्या है, ज्यादा चेंज ना किया गया हो। तो आपको याद रखेंगे ये वाला पॉइंट भी है। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट मतलब टॉपिक है इसके अंदर, लिंक लिस्ट इन रेफरेंस टू अ लिंक इंटरफेस। यानी क्या है, इस बार हम लिंक लिस्ट का रेफरेंस देंगे किसके अंदर, आपका लिंक इंटरफेस के अंदर। सबसे पहले वही उसकी बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की, कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसके बाद बात करते हैं। लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिस्ट दैट कैन यूज अ डबली लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर। यानी कि लिंक लिस्ट क्या है, एक आपकी ऐसी लिस्ट होती है जो क्या करती है, आपकी डबली लिंक लिस्ट का यूज करती है। अब सब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये डबली लिंक लिस्ट होती क्या है। हमने तो इससे पहले कभी डबली लिंक लिस्ट पढ़ी नहीं है, और जिसने पढ़ रखी है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ रखी है मैं उसको आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए लिस्ट के अंदर जब भी आपको कोई भी डाटा स्टोर करना होता है वो किस में किया जाता है, आपकी एक नोड में किया जाता है।
किसमें किया जाता है, आपकी एक नोड में किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, डबली लिंक लिस्ट है। अब डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर कितने पार्ट होंगे, आपके 3 पार्ट होंगे। इस नोड के अंदर क्या होंगे, आपके 3 पार्ट होंगे। और आप इसे कंप्लीट को क्या कहोगे, आप इसे नोड कहोगे। ठीक है, ये क्या है आपकी नोड। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, इसके अंदर तो क्या आती है आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने लिख दिया 32। ठीक है, अब इसके 2 बॉक्स अभी भी खाली हैं। तो ये वाला क्या है आपका प्रीवियस, यानी कि जो भी आपका प्रीवियस एलिमेंट होगा उसका क्या रखेगा, ये एड्रेस रखेगा। ठीक है, और ये जो होगा हमेशा क्या रखेगा, आपके नेक्स्ट वाले का एड्रेस रखेगा। तो याद रखेंगे कि जब भी हम लिस्ट का यूज करते हैं तो जो हमें लिस्ट होती है उसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है किसमें, ऐसा एक नोड में किया जाता है। और जो नोड होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर क्या है डबल लिंक लिस्ट है। इसका मतलब क्या है, जो नोड है उसके अंदर क्या होंगे, 3 पार्ट होंगे। जो आपका मिडिल पार्ट होगा वो तो आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। जो आपका ये वाला साइड होगा ये क्या होगा, आपका प्रीवियस, इससे पहले जो एलिमेंट है उसका एड्रेस रखेगा। और जो ये है ये क्या करेगा, जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है उसके एड्रेस को रखेगा। तो अब आपकी डबली लिंक लिस्ट होगी कैसी, उसका मैं आपको एक थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। सबसे पहला क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ये हमें बताता है कि हमारी जो लिस्ट है वो कहां से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब जो लिस्ट है हमारी, प्रत्येक लिस्ट के अंदर कितने फील्ड है, यानी कि जो नोड है उसके अंदर कितने हैं, 3 फील्ड है, 1 2 3। ऐसे ही मैं एक और बना देता हूं इसके पास। ठीक है, अब मैंने बताया जो मिडिल में है पोर्शन वो क्या रखता है, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन रखता है। तो सपोज कीजिए यहां पर आपने 20 रख दिया है और यहां पर आपने 30 रख दिया। ठीक है, यहां पर क्या है, डबली लिंक लिस्ट है। तो डबली लिंक लिस्ट क्या है, मान लीजिए जो आपका नेक्स्ट वाला है, ये नेक्स्ट है, इसका एड्रेस किसके पास होगा, आपके पहले वाले के पास होगा। और जो इस पहले वाले का एड्रेस होगा वो किसके पास होगा, आपके लास्ट वाले के पास एड्रेस होगा। तो आपको ये याद रखना है। मान लीजिए इसका एड्रेस कितना 100, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 100। ठीक है, और इसका सपोज कीजिए कितना है 200, और इसका कितना है सपोज कीजिए 300। ठीक है, तो ये जो 300 वाला पार्ट है ये तो इधर आ जाएगा, और इससे पहले इसका कितना है 200, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर से चला गया और ये इधर से आ गया, ये वाला 100 वाला इधर आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है जो आपकी डबली लिंक लिस्ट होगी उसके अंदर नोड की जाएगी, उसके 3 पार्ट होंगे। ठीक है, जो प्रत्येक नोड होगी उसके पास क्या होंगे, 2 एड्रेस होंगे, एक तो प्रीवियस एड्रेस होगा और एक आपका नेक्स्ट एड्रेस होगा। इस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। इसके बाद क्या है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर, इट हैज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। इसके पास क्या होगा, सीरीज ऑफ एलिमेंट होंगी, वेयर ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड इन अ नोड। यहाँ पर जितना भी एलिमेंट होगा, जैसे मैंने आपको बताया किसमें स्टोर किया जाएगा, नोड के अंदर किया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट कनेक्ट टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट, जो क्या होगा आपके प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, वो कनेक्ट होगा। याद रखेंगे अब इसको इस तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि जो भी आपकी नोड होगी समझ लीजिए फिर से एक बार कि जो भी आपकी नोड होगी ये आपकी नोड है। यहां पर तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन, और यहां पर क्या लिखेंगे आप, इसको एक बार लिख देते हैं, प्रीवियस का क्या होगा इसके पास एड्रेस। यानी कि एक तरीके से क्या होता है, ये आपका पॉइंटर। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो होगा ये क्या होगा, ये भी आपका क्या है, एक पॉइंटर है। इसके पास क्या होगा, आपका जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ठीक है, लिंक लिस्ट इज अ फास्ट, यानी कि कब फास्ट होगी, फॉर एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट एट द स्टार्टिंग और एंड। यदि आप लिंक लिस्ट के किसी भी स्टार्ट के एलिमेंट को यानी कि नोड को या फिर लास्ट के नोड को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो उस समय कैसी होगी, उसकी परफॉर्मेंस फास्ट होगी। बट फाइंडिंग एन एलिमेंट बाय द इंडेक्स इन स्लोवर, यानी कि यदि आप किसी भी इंडेक्स के थ्रू क्या है किसी भी नोड को सर्च करना चाहते हैं तो वहां पर वो कैसी हो जाएगी, स्लोवर हो जाएगी। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी हो जाएगी, उसकी बिग ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ये क्या रहता है आपका, जो इस तरीके से लिखा जाता है इसे आप क्या बोलते हैं, बिग ओ एन। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं।
यूज केस क्या है, इसको कहां पर यूज किया जाएगा? लिंक लिस्ट इज अ गुड वेयर यू नीड टू फ्रीक्वेंटली ऐड और रिमूव एलिमेंट स्पेशली एट द स्टार्टिंग और द एंडिंग। मैंने आपको बताया कि यदि आपको लिस्ट के आंसर से कोई भी स्टार्टिंग का या फिर एंड का एलिमेंट या तो इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, तो वहां पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? हाई होगी। इसको वहां पर यूज करना होगा, काफी ज्यादा आसान होगा। इसके बाद क्या है? वेक्टर इन रेफरेंस टू अ इंटरफेस। ठीक है, वेक्टर इन रेफरेंस टू अ इंटरफेस क्या होगा? इसके बाद में यहां पर बात करते हैं सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन की। वेक्टर इज अ थ्रेड सेफ डायनेमिक एरे थ्रेड्स फॉलो द लिस्ट इंटरफेस। ये क्या होता है? आपका थ्रेड सेफ रहता है। इसका मतलब मान लीजिए कोई भी आपका जो कलेक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स क्या है, एक बार में रन हो रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी थ्रेड 1 है किसी भी थ्रेड 2 के वर्क को क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। इसलिए क्या है, यहाँ पर एक थ्रेड सेफ है। डाटा स्ट्रक्चर, ये आपका किसका यूज करता है? आपका लाइक एरे लिस्ट का यूज करता है, यानी कि वेक्टर यूजेस एन एरे टू स्टोर इट्स एलिमेंट्स। यानी कि वेक्टर जो है आपका एरे का यूज कर सकता है उसके एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। वेक्टर वट सिमिलर टू एरे लिस्ट बट इज स्लोअर, यानी कि ये जो है आपके एरे लिस्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन क्या रहता है? स्लोअर रहता है। क्यों रहता है? इट सिंक्रोनाइज मेथड टू बी सेफ, यानी कि जो इसका सिंक्रोनाइज मेथड है वो क्या करता है? सेव करता है इन अ मल्टी थ्रेड सिचुएशन। मैंने आपको बताया था मल्टी थ्रेड सिचुएशन क्या होगी? वो सिचुएशन होगी जहां पर एक से ज्यादा थ्रेड्स क्या होंगी, एक बार में एग्जीक्यूट होंगी। उसको क्या करता है? इसको सिंक्रोनाइज मेथड का वहां पर यूज करता है, सिंक्रोनाइज करके रखता है। इसका मीन्स क्या है? यहाँ पर जो सिंक्रोनाइज मेथड है, यदि आप किसी भी वर्ड के क्या लिख देते हैं? सिंक्रोनाइज लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जिस भी थ्रेड को एक बार मतलब वो प्रोसेस एलोकेट कर दिया जाएगा, रिसोर्स एलोकेट की जाएगी, यानी कि जब तक वो थ्रेड उसको नहीं रिलीव करेगी तब तक अदर कोई भी थ्रेड वहां पर उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर क्या है? आपका ये थ्रेड सेफ है। इसके बाद क्या है इसका यूज केस? वेक्टर इज गुड व्हेन मल्टीपल थ्रेड नीड टू एक्सेस। ठीक है, जब क्या हो, कोई मल्टीपल थ्रेड, जो मैंने अभी आपको बताया था मल्टीपल थ्रेड क्या है? किसी भी चीज को एक्सेस करना चाह रही हैं और चेंजिंग द लिस्ट एट द सेम टाइम, और किसी एक ही टाइम में क्या है? आपकी लिस्ट को चेंज करना चाह रही है। कौन? आपकी मल्टीपल थ्रेड। तो उस समय आपका सबसे बेस्ट कौन है? आपका वेक्टर। एंड थ्रेड सेफ इज इंपॉर्टेंट, जहां पर क्या होगा? आपकी थ्रेड को सेव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर इन रेफरेंस टू लिंक इंटरफेस अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है आपका? स्टैक इन रेफरेंस टू अ लिंक इंटरफेस। बात करते हैं इसकी वही इंप्लीमेंटेशन की। जो आपका स्टैक इज अ टाइप ऑफ वेक्टर दैट फॉलो अ लिस्ट दैट फॉलो अ लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, यानी कि जो ये क्या है? जो आपका स्टैक है वो क्या है? आपका वेक्टर टाइप है जो क्या करता है? आपके कंसेप्ट को फॉलो करता है। इसका नाम क्या है? फीफो। इसका नाम क्या है? सॉरी, लीफो। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिस एलिमेंट की एंट्री सबसे पहले हुई होगी वही एलिमेंट क्या होगा? आपका सबसे पहले आउट होगा। इसको मैं भी अभी एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। ऑपरेशन इट मेनली सपोर्ट टू एक्शन, यानी कि दो ऑपरेशन को आपको सपोर्ट करता है। फर्स्ट इट पुश और दूसरा क्या है? पॉप। जब भी आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे दिस इज पुश, और जब भी आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे वो क्या है? आपका पॉप। अब बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की। इट परफॉर्मेंस लाइक वेक्टर विद अ लिटिल एक्स्ट्रा वर्क, यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वेक्टर की थ्रू ही एक जैसी रहती है, बस क्या है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क रहता है फॉर अ स्टैक ऑपरेशन में। ठीक है, इसके बाद क्या है? यूज केस। स्टैक इज यूजफुल फॉर टास्किंग नीडिंग लीफ ऑर्डर, यानी कि उन टास्क के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है जो किस ऑर्डर का यूज करते हैं? आपके लीफो को, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं। लाइकली सोल्विंग मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन, बैक ट्रैकिंग और अनडूइंग एक्शन। ठीक है, ये वहां पर ज्यादा यूजफुल है। बात करते हैं थोड़ी सी स्टैक के बारे में। अब क्या है? ये आपका क्या है? एक स्टैक है। तो याद रखेंगे कि जब भी आप इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वहां पर एक आप ऑपरेशन लगाएंगे जिस ऑपरेशन का नाम क्या है? ठीक है, और यदि आप किसी भी एलिमेंट को यहां से डिलीट करना चाहेंगे तो आप एक ऑपरेशन यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? और इसके बाद क्या है? आप एक और यहां पर पॉइंटर मेंटेन करके रखते हैं जिसका नाम क्या रहता है? टॉप। ठीक है, टॉप क्या करता है? आपके इंडेक्सिंग को मेंटेन करता है कि इस समय आपका जहां पर भी आपका टॉप होगा वहीं पर भी क्या होगा? आपका कोई भी एलिमेंट इंसर्ट होगा। या तो जो आपका टॉप है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू या तो 0 होगी या फिर -1 होगी। कैसी होगी इसकी?
स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी टॉप की क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर माइनस होगी। मान लीजिए क्या है कि आपको 2,3,4 क्या है अपने स्टैक के अंदर क्या है इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका कुछ स्टैक इस तरीके से है, यानी कि टॉप की वैल्यू क्या है अभी आपकी 0 है, ठीक है। याद रखना है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो आपके टॉप की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो आपकी टॉप की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। सपोज कीजिए आप 2 इंसर्ट करते हैं, तो मैंने बताया कि जैसे आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो आपकी टॉप की वैल्यू क्या होगी, 1 क्या होगी, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब आपका टॉप की वैल्यू पहले तो अब कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1। इसको देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक फिर से एक स्टैक बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो था आपका टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो जैसे टॉप की वैल्यू होना चाहिए 2 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है। अब आपका टॉप इस समय कहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, आपने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है तो आपकी टॉप की वैल्यू क्या होगी, 1 इंक्रीमेंट होगी, मैंने बताया। तो टॉप की वैल्यू आपकी पहले कितनी थी 0, आप क्या करेंगे 0 + 1 इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका मतलब आपका टॉप इस बार कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप इस बार इंसर्ट कर देंगे, जैसे आपने 2 किया इस बार आप क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो फिर से टॉप इंक्रीमेंट होगा। इस बार आपका टॉप कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा टॉप +1 यानी कि 1 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो टॉप का कैसे चलेगा आपका 2। जैसे आप क्या करेंगे कोई नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे 4, तो आपका जाएगा यहाँ 4, फिर से आपकी टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, टॉप कितना हो जाएगा आपका 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3। इस बार कहाँ पर चला जाएगा आपका टॉप, यहाँ पर। ऐसे ही जब आप एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो आपकी टॉप की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो याद रखना है कि आपको एक टॉप कमेंट्री करके चलना है। जब भी आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो टॉप की वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो आपकी टॉप की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बस आपके कंसेप्ट पूछा नहीं गया है, मैंने आपको स्टेप को समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप स्टेप के अंदर इस तरीके से आप अपने प्रश्न को परफॉर्म करके वहां पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या है क्यू इंटरफेस। अब की बात करते हैं क्यू इंटरफेस क्या होता है। द क्यू इंटरफेस इन जावा इज अ कलेक्शन, ये क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन है वेयर एलिमेंट आर प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर दे वर एडिड, यानी कि जिस भी ऑर्डर में वो एलिमेंट क्या हुए थे, एडिट हुए थे, उन्हीं ऑर्डर में क्या है उनको प्रोसेस किया जाता है। वो किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, फॉलोइंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट। ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। इसका मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले आया होगा वही एलिमेंट आपका सबसे पहले प्रोसेस होगा। मान लीजिए इस एग्जांपल को ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप जब ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं तो वहां पर क्या है एक क्यू लगा दी जाती है। तो जो व्यक्ति सबसे पहले टिकट वाली लाइन में लगा हुआ होगा उसी को टिकट सबसे पहले मिलेगा। जो व्यक्ति सबसे बाद में आएगा उसे क्या होगा, टिकट सबसे बाद में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप इसे इस तरीके से यहां पर समझ सकते हैं। इट एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस, ये क्या है आपके एक कलेक्शन इंटरफेस को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। एंड इंक्लूड मेथड फॉर, ये क्या है उस अपने अंदर क्या है कुछ मेथड को इंक्लूड करता है, किसके लिए, एडिंग के लिए, रिमूविंग के लिए एंड चेकिंग एलिमेंट के लिए, किसके अंदर, अपने क्यू के अंदर। अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। फर्स्ट क्या है फीफो, मैंने आपको बता दिया क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डरिंग रहती है। एलिमेंट आर इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द क्यू एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट मेंटेनिंग द ऑर्डर इन विच दे वर अराइव्ड, यानी क्या है यदि आप क्यू के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए आप इंसर्ट जब भी आप करेंगे तो आप किससे करेंगे, अपने एक एंड से करेंगे, और जब डिलीट करेंगे तो दूसरे एंड से डिलीट करेंगे, जिसका नाम क्या कहते हैं, अपना फ्रंट कहते हैं। यहाँ पर दो आपको चीज मेंटेन करके रखनी है, एक तो क्या रखना फ्रंट एक क्या रखना आपको रियर। तो याद रखना है जो आपका रियर वाला रहता है आपको यहाँ पर 2 पॉइंटर मेंटेन करके चलना है। रियर ये किसके लिए रहता है आपका, इंसर्ट, ठीक है। एक क्या रहता है आपका फ्रंट, ये क्या रहता है आपका डिलीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इन दोनों मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट, यानी कि जब भी आप एलिमेंट को ऐड और रिमूव करेंगे तो किस मेथड का यूज करेंगे,
ये तो वो है जो आपने डाटा स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन ये जावा प्रोग्रामिंग है तो उसके अंदर किस कंसेप्ट का यूज करेंगे या कौन से फंक्शन का यूज करेंगे मैं उसका आपको यहाँ बता देता हूँ। यू कैन ऐड आइटम टू द एंड यूजिंग द ऑफर। यदि आपको एंड में आइटम को इंसर्ट करना है तो आप ऑफर या फिर ऐड के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि आगे से उस एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, या तो पोल या फिर रिमूव मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे। यानी कि जो आपका ऑफर और ऐड मेथड है वो कैसे काम करता है, एज आपके रियर की तरह। और यदि आपकी बात की जाए डिलीट करने के लिए फ्रंट से, तो आपको कौन कौन सा मेथड है वहां पर, पुल और रिमूव, तो ये आपके कैसे काम करते हैं, एज अ फ्रंट की तरह। तो आपको याद रखना है कौन सा, कि जब भी आपको किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट में इंसर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, या तो ऑफर या फिर ऐड का यूज करेंगे, और जब आपको एलिमेंट को फ्रंट से डिलीट करना होगा तो आप क्या करेंगे, पोल या फिर रिमूव फंक्शन का वहां पर यूज करेंगे। इसके बाद क्या है, पीक। यदि आप क्या चाहते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन क्या है उसको होल्ड कर देना है या फिर लॉक कर देना चाहते हैं, जिससे क्या है उसे कोई यूज ना कर पाए, तो आप क्या करेंगे, अपने पीक मेथड का यूज करेंगे। यू कैन लॉक एट द आइटम एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग। यदि आपको किसी फ्रंट में क्या है, किसी भी एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पिक मेथड का यूज करेंगे। साइज एंड एम्प्टी चेक मेथड टू चेक द साइज ऑफ द क्यू, आप क्या करेंगे, आपका साइज मेथड का यूज करेंगे। और यदि आपको चेक करना है कि इज एम्प्टी, इसका मतलब जो आपका क्यू है वो भी खाली है या फिर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इज एम्प्टी मेथड का वहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। यदि साइज का यूज करेंगे तो आपको साइज बता देगा कि आपके क्यू का साइज कितना है, और यदि इज एम्प्टी का यूज करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपके क्यू के अंदर कोई एलिमेंट अभी भी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसके बाद क्या है, क्लासेस दैट इंप्लीमेंट द क्यू इंटरफेस, यानी कौन कौन सी वे क्लासेस है जो आपको क्या है, क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। तो सबसे पहला क्या है, आपका लिंक लिस्ट। ठीक है, सबसे पहला क्या आपका लिंक लिस्ट। द लिंक लिस्ट क्लास यूज टू डब्ल्यू लिंक लिस्ट टू इंप्लीमेंट द क्यू, यानी कि जो आपकी लिंक लिस्ट क्लास है वो आपकी क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज करती है, किसके लिए, आपकी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या है, मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया, तो आप वहां पर जाके दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका प्रायोरिटी क्यू। द प्रायोरिटी क्यू क्लास यूज अ प्रायोरिटी हीप, यहां पर क्या होगा, एक आपको प्रायोरिटी हीप प्रोवाइड किया जाता है टू इंप्लीमेंट द क्यू, यानी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या होगा, एक प्रायोरिटी हीप दी हुई होगी, जहां पर क्या होगा, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है उनकी क्या होगी, आपको एक प्रायोरिटी वहां पर पहले से ही डिफाइन की गई होगी। इसके बाद क्या है, एरे डी क्यू। एरे क्या होगा, एरे डी क्यू। द एरे डी क्यू क्लास इंप्लीमेंट डी क्यू, यानी कि जो आपकी एरे क्लास है किसका इंप्लीमेंट करने, किसका यूज करेगी, डी क्यू का यूज करेगी। इसका मतलब क्या है, डबल एंडेड क्यू विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ क्यू, वो क्या रहता है, आपकी क्यू का एक्सटेंशन रहता है। अब मैं इसको आपको समझवा देता हूं कि आपकी डबल एंडेड क्यू क्या रहती है। बात करें डबल एंडेड क्यू की, ठीक है, तो डबल एंडेड क्यू वो क्यू होती है जहां पर आप इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन दोनों साइड से परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपकी नॉर्मल क्यू रहती है, ठीक है, वो नॉर्मल क्यू आपकी इस तरीके से होती है कि यहां से आप एलिमेंट को क्या करेंगे, इंसर्ट करते रहेंगे और आगे तक ले जाते रहेंगे। यानी कि जब सपोज कीजिए आपने 2 3 4, यानी कि आपको यदि आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यानी कि उससे किस मेथड से, ऐड मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। यदि आपको डिलीट करना है तो आप कहां से करेंगे, हमेशा फ्रंट से करेंगे। ठीक है, यानी कि आप एक तरफ से क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं और आगे से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट करते रहेंगे तो एलिमेंट आपको आगे की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे, लेकिन आपको डिलीट कहां से करना है, हमेशा फ्रंट की तरफ से डिलीट करना है। अब बात की जाए आपके डबल एंडेड क्यू की, तो आपकी डबल एंडेड क्यू क्या होती है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। आपकी डबल एंडेड क्यू वो क्यू होती है जहां पर यहां से तो क्या क्या है, इंसर्ट कर सकते हैं और यहां से क्या कर सकते हैं, आप एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, इस एंड से भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप इसी एलिमेंट यहां से भी आप एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट दोनों ऑपरेशन यहां से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डबल एंडेड क्यू वो क्यू होती है जहां पर क्या होते हैं, आपके 2 एंड्स दिए हुए होते हैं, आप उन्हीं दोनों एंड से या तो एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट किसी भी एक एंड से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डबल एंडेड क्यू कितने टाइप की होती है, तो आपकी डबल एंडेड क्यू कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी इंसर्ट रिस्ट्रिक्टेड, एक दूसरा क्या रहता है आपकी
डिलीशन रेस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब क्या है, वहां पर यदि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि आप इंसर्ट केवल एक ही एंड से कर सकते हैं, लेकिन डिलीट क्या है, आप दोनों एंड से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी क्या है डिलीट रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब क्या है, आप डिलीट तो एक एंड से कर सकते हैं और इंसर्ट क्या है, आप दोनों एंड से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। पहला वाला इनपुट रेस्ट्रिक्टेड होगी तो तब क्या होगा, इनपुट वाले में केवल क्या है, आप इनपुट एक साइड से कर सकते हैं और डिलीट दोनों साइड से कर सकते हैं। जब आपकी आउटपुट या फिर डिलीट वाली होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर डिलीट तो एक तरफ से कर सकते हैं और आप इनपुट जो है दोनों तरीके से उस पर दे सकते हैं। याद रखेंगे आप दोनों टाइप्स इसके। इसके बाद क्या है आपका सेट इंटरफेस। द सेट इंटरफेस होल्ड अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, यानी कि जो आपका सेट इंटरफेस क्या है, आपका यूनिक एलिमेंट का क्या है, अपने पास क्या है, एक कलेक्शन रखता है। नाउ टू एलिमेंट कैन बी सेम बेस्ड ऑन इक्वल, यानी कि आपके जो भी वहां पर आपके एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट क्या है वहां पर सेम नहीं हो सकते। लिखा हुआ नो टू एलिमेंट्स कैन बी सेम बेस्ड ऑन इक्वल मेथड, यानी कि इक्वल मेथड के बेस पर वहां पर कोई भी दो एलिमेंट क्या है सेम नहीं हो सकते हैं। सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि सेट क्या है, जो आपको कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट होगा वहां पर उसको अलाउ नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट है दे डू नॉट कीप द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एज दे आर इंसर्टेड, यानी कि ये क्या है, आपके किसी भी ऑर्डर को मेंटेन नहीं करके रखता है जिस ऑर्डर में क्या है वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट इंटरफेस, सबसे पहला क्या है यूनिकनेस। सेट ओनली हैव अ यूनिक आइटम, मैंने बता दिया आपके अंदर क्या होंगे, यानी कि यूनिक आइटम होंगे। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आपका डुप्लीकेट आइटम या फिर एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा। एडिंग एन एलिमेंट दैट ऑलरेडी इन द सेट डज नॉट चेंज एनीथिंग, यानी कि यदि कोई भी आप एलिमेंट ऐसा इंसर्ट कर रहे हैं जो पहले से उसके अंदर है तो वो कुछ भी वहां पर चेंज नहीं करेगा। इसके बाद क्या है नो ऑर्डरिंग, मैंने आपको बताया ये किसी भी ऑर्डरिंग को फॉलो नहीं करता है। सेट डू नॉट कीप ट्रैक टू द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड, यानी कि वो किसी भी ऑर्डर को मेंटेन करके नहीं रखता है जिस ऑर्डर में क्या है वो ऐड किए गए हैं। इसके बाद क्या है इक्वालिटी, आइटम इन अ सेट आर चेक्ड फॉर इक्वालिटी यूजिंग द इक्वल मेथड, यानी कि उनकी इक्वालिटी को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने इक्वल मेथड का यूज करेंगे। नो इंडेक्स, सेट डज नॉट यूज इंडेक्स टू एक्सेस आइटम, यानी कि आपको यहाँ पर आइटम को एक्सेस करने के लिए कोई भी इंडेक्स नंबर वहां पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यू कैन ओनली एक्सेस इट बाय द लूपिंग थ्रू द सेट्स ऑफ यूजिंग सर्च फंक्शन, यानी क्या है आप इसको लूप के थ्रू या फिर किसी भी सर्च फंक्शन के थ्रू क्या है उस एलिमेंट को वहां पर सर्च कर सकते हैं कि वो एलिमेंट आपका वहां पर प्रेजेंट है या फिर नहीं हो। अब क्लास दैट इंप्लीमेंट द सेट इंटरफेस, यानी कौन कौन सी क्लास हैं जो आपको क्या है सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपके यहाँ पर दो क्लासेस हैं, सबसे पहला क्या है आपका हैश सेट और दूसरा क्या है आपका ट्री सेट। बात की जाए आपकी हैश सेट की, तो अ हैश सेट इज अ टाइप ऑफ सेट दैट यूज अ हैश टेबल टू स्टोर एलिमेंट्स, यानी कि अ हैश टेबल क्या है, एक आपका इस टाइप का सेट होता है, यानी कि जो एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर करने के लिए क्या है हैश टेबल का यूज करता है। यानी कि यदि आप हैश सेट का यूज करेंगे तो यदि आप एलिमेंट को क्या है उसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं तो क्या आपको हैश टेबल का वहां पर यूज करना पड़ेगा। तो हैश टेबल क्या है, हैश टेबल एक ऐसी टेबल होती है जो वैल्यू कैसे यूज करती है, एज अ पेयर वैल्यू के रूप में स्टोर कर सकती है। यहाँ पर क्या होगी, आपको एक की वैल्यू दी होगी, की वैल्यू के साथ आपकी एक वैल्यू को एसोसिएट किया जाता है। इट डज नॉट कीप एलिमेंट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट को किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मेंटेन नहीं किया जाता है। इसके बाद क्या है आपका ट्री सेट। अ ट्री सेट इज अ सेट दैट स्टोर एलिमेंट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, यानी कि जो ट्री सेट है वो आपका ऐसा सेट है जो एलिमेंट कैसे रखेगा, आपको एक सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा यूजिंग अ ट्री स्ट्रक्चर। किसका यूज करेगा उनको ऑर्डर करने के लिए, आपका ट्री स्ट्रक्चर का वो यूज करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अभी तक कंप्लीट सेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे सेशन समझ में आ रहा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सभी बच्चों से अपने सब्सक्राइब कराइएगा। बात करते हैं हैश सेट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो हैश सेट इज अ जावा क्लास, यानी कि हैश सेट क्या है, आपकी एक जावा क्लास होती है दैट इंप्लीमेंट द सेट इंटरफेस, यानी कि क्या करते हैं ये आपके सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है
एंड स्टोर आइटम यूजिंग द हैश टेबल, और आइटम को यूज टेबल का यूज करके क्या करती है, स्टोर करती है। इट ऑफर फास्ट परफॉर्मेंस फॉर एडिंग, रिमूविंग एंड चेकिंग आइटम इवन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा तो आपको क्या होगी, ये फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगी, किसके लिए, आपको ऐड डाटा को, एलिमेंट को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए और उनके एलिमेंट को चेक करने के लिए। हैश टेबल डज नॉट कीप एलिमेंट इन द ऑर्डर, ये भी आपके जो एलिमेंट है उनका कोई भी एक ऑर्डर मेंटेन नहीं करती है। दे वर एडिड, यानी कि जिस ऑर्डर में वो क्या है, एडिट किए गए हैं। सिंस इट यूज हैश टेबल, ये क्या है, हैश टेबल का यूज करती है। एंड डज नॉट ट्रैक इंसर्ट ऑर्डर, ये क्या है, आपके इंसर्ट ऑर्डर को ट्रैक नहीं करती है। इसके बाद क्या है, इसके की फीचर्स कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, यूनिकनेस। हैश सेट ओनली अलाउ यूनिक आइटम्स, यानी कि आप क्या है, इसके अंदर केवल यूनिक आइटम कर सकते हैं। सो नो डुप्लीकेट आइटम कैन बी स्टोर, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपका डुप्लीकेट आइटम स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, फास्ट लुकअप। हैश टेबल अलाउ क्विक सर्चिंग बिकॉज इट यूज अ हैश टेबल, यहाँ पर क्या है, आपके एलिमेंट की सर्चिंग जो है काफी ज्यादा फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, वो क्या करती है, यूज टेबल का यूज करती है। यानी कि यूज जो आपकी हैश टेबल है, हैश टेबल क्या है, इसके अंदर क्या है, आपको एक की प्रोवाइड की जाती है जो आपकी प्रत्येक वैल्यू के साथ क्या है, एसोसिएट की जाती है, जिससे क्या है, आपकी सर्चिंग स्पीड क्या काफी ज्यादा हाई हो जाती है। नो ऑर्डरिंग एलिमेंट इन अ हैश टेबल हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि उनके एलिमेंट का कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। इसके बाद क्या है, लिंक लिस्ट हैश सेट, ठीक है, जो आपका लिंक लिस्ट हैश सेट कंबाइंड फीचर ऑफ हैश सेट, यानी कि ये क्या है, आपके हैश सेट के फीचर को कंबाइन करता है विद अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर, जो आपका पहले से क्या होगा, प्रिडिक्टेबल ऑर्डर होगा फॉर इटरेटिंग थ्रू एलिमेंट, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एलिमेंट पे क्या है, इटरेट कर सकते हैं। इट यूज अ बोथ हैश टेबल एंड लिंक लिस्ट टेबल, यानी कि इसका नाम क्या है, लिंक लिस्ट हैश सेट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका हैश टेबल भी होगी और दूसरा लिंक लिस्ट भी होगी, ठीक है। टू कीप ट्रैक ऑफ ऑर्डर एलिमेंट आर एडिड, ये क्या है, आपको जो उनका ऑर्डर है उसको ट्रैक करके रखता है, जिसमें क्या है, एलिमेंट वो आपके ऐड किए गए। दिस मीन्स यू गेट अ कंसिस्टेंट ऑर्डर फॉर इटरेशन व्हाइल स्टीविंग हैज फास्ट लुकअप। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके की फीचर्स। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर फिर से वही यूनिकनेस। इंश्योर नो डुप्लीकेट एलिमेंट, ये क्या है, आपको इस बात के लिए इंश्योर करता है कि यहाँ पर आपका कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, किसके लिए, लाइक हैश सेट की तरह। प्रिडिक्टेबल ऑर्डर, एलिमेंट आर इरिटेटेड इन द ऑर्डर दे वर एडिट, यानी कि जिस ऑर्डर में ये आपके एडिट किए गए थे उसी में क्या होंगे, ये आपके इटरेटेड होंगे, ठीक है। efficient lookup provide fast lookup while maintaining insert order, यानी कि जब भी आप इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फास्ट लुकअप प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, आपके क्यू इंटरफेस और सेट इंटरफेस के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट की बात करेंगे, ये क्या आपका पर्पस, तो रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विद अ फीफो ऑर्डरिंग, ये क्या करता है, आपके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है एज अ कलेक्शन, किससे, फीफो ऑर्डरिंग। तो फीफो ऑर्डरिंग मैंने आपको बताया था क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद करते हैं सेट इंटरफेस, तो सेट इंटरफेस रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, ये क्या करता है, आपके यूनिक एलिमेंट के एक कलेक्शन को क्या है, रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद बात की जाए तो ऑर्डरिंग, यहाँ पर क्या है, आपकी फीफो ऑर्डरिंग को मेंटेन किया जाता है, किसके अंदर, आपके क्यू के अंदर, और यहाँ पर कोई भी आपके स्पेसिफिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जाता है। बात की जाए डुप्लीकेट की, तो यहाँ पर क्यू के अंदर आपके डुप्लीकेट आइटम्स या फिर एलिमेंट्स हो सकते हैं। डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स, यानी कि जो आपका सेट है वहां पर आपका कोई भी डुप्लीकेट आइटम नहीं हो सकता है। इसके बाद बात की जाए की मेथड्स की, तो ऑफर, पूल और पिक मेथड इसके क्या है, क्यू मेथड है। और यहाँ पर सेट के अंदर ऐड, रिमूव और कांस्टेंट, ये क्या आपके की मेथड है। यहाँ पर कॉमन इंप्लीमेंटेशन कौन कौन सी है, यहाँ पर आपकी लिंक लिस्ट और प्रायोरिटी क्यू, ये आपकी कॉमन इंप्लीमेंटेशन है। और यहाँ पर हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री हैश सेट, ये क्या है, आपकी कॉमन इंप्लीमेंटेशन है। तो आपको अब डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्यू इंटरफेस क्या है और आपका सेट इंटरफेस क्या है। बात करते हैं सॉर्टेड सेट इंटरफेस की, यानी कि सॉर्टेड सेट इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अब बात करेंगे। तो सॉर्टेड सेट इज अ जावा इंटरफेस, ये क्या है, आपको जावा इंटरफेस है फॉर अ सेट
दैट द कीप इट्स एलिमेंट इज अ सॉर्टेड ऑर्डर। ये क्या करता है, एक आपका जावा इंटरफेस है फॉर द सेट के लिए, दैट कीप इट्स एलिमेंट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। जो इसके एलिमेंट है उनको किस में रखता है, आपके एक सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। इट एक्सटेंड द सेट इंटरफेस, ये क्या है, आपके सेट इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। एंड एड फीचर फॉर मैनेजिंग एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर। ये क्या है, इसके अंदर एक फ्यूचर को ऐड करता है, किसके लिए, आपके एलिमेंट को मैनेज करने के लिए, और वो किसके बेस पर रहते हैं, ऑन देयर ऑर्डर, यानी कि जिस ऑर्डर में वो आए हैं। इट यूजफुल फॉर वर्किंग विद अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, यानी कि ये किसके लिए यूजफुल है, आपके कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट के लिए क्या है, ये काफी यूजफुल है। दैट नीड टू बी सॉर्टेड, उनको क्या है, जिनको सॉर्टेड करने की आवश्यकता हो। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर। ये क्या है, आपको क्विक रिस्पॉन्स या फिर एक्सेस प्रोवाइड कराता है बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर। कॉमनली यूज्ड फॉर टास्क लाइक मेंटेनिंग सॉर्टिंग लिस्ट और डिक्शनरी। इसका सबसे ज्यादा यूज कहां पर किया जाता है, जहां पर आपको किसी भी सॉर्टेड लिस्ट को मेंटेन करना हो, या फिर डिक्शनरी के अंदर क्या है, इसका यूज किया जाता है। तो आपको अब सॉर्टेड सेट इंटरफेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर। एलिमेंट आर स्टोर्ड इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, यानी कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होंगे वो आपके क्या है, एक सॉर्टेड वे में क्या होंगे, स्टोर किए जाएंगे। यूनिकनेस, नो डुप्लीकेट एलिमेंट आर अलाउड, यहाँ पर आपका कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा। इसके बाद क्या है, आपका इफिशिएंट रिट्राइवल, एक्सेस टू एलिमेंट इज इफिशिएंट बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर, यानी कि जिस ऑर्डर, मतलब इनके ऑर्डर के हिसाब से क्या है, आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नो इंडेक्स एक्सेस, अनलाइक लिस्ट, जैसे लिस्ट के अंदर आपका इंडेक्स दिया हुआ होता है, कांट एक्सेस एलिमेंट बाय देयर इंडेक्स, यहाँ पर क्या है, आप एलिमेंट को उनके इंडेक्स के थ्रू क्या है, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्री सेट। तो ट्री सेट जावा के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। ट्री सेट इन अ जावा क्लास दैट स्टोर यूनिक एलिमेंट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, ये भी क्या है, आपके यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है, किसमें, आपके एक सॉर्टेड ऑर्डर में। ये क्या है, ये भी क्या है, आपकी एक जावा क्लास है। इट यूज अ रेड ब्लैक ट्री टू कीप एलिमेंट इन अ सॉर्टेड, ये क्या है, आपके रेड ब्लैक ट्री का यूज करता है किसके लिए, आपके एलिमेंट्स को एक सॉर्टेड ऑर्डर में रखने के लिए। जो आपका रेड ब्लैक ट्री है क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं। जो आपका रेड ब्लैक ट्री है उसे आप क्या नाम से जानते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री के नाम से भी आप उसे जानते हैं। किस नाम से, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखना है, जो आपका रेड ब्लैक ट्री है, जो रेड ब्लैक ट्री है उसके अंदर जो भी आपकी नोड होंगी, या तो वो रेड कलर की होंगी या फिर ब्लैक कलर की होंगी। कैसी होंगी, या तो रेड कलर की होंगी या फिर ब्लैक कलर की होंगी। यदि नोड का रंग कैसा है, ब्लैक है या फिर रेड है, दो ही कलर होंगे, या तो कलर क्या होगा, ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। यानी कि जो आपके वहां पर रेड ब्लैक ट्री की जो नोड्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन के साथ एक आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रखती हैं। वो क्या है, उस कलर का, मतलब उस नोड का क्या है, कलर, या तो कलर क्या होगा, ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। यदि कलर कैसा है, ब्लू, तो वहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या रखी हुई है, वहां पर जीरो उसने अंदर स्टोर करा हुआ है। यदि उसका कलर कैसा है, रेड है, इसका मतलब क्या है, वहां पर 1 है, याद रखेंगे। यदि कलर कैसा है, उसका ब्लैक तो 0, और यदि रेड है तो क्या है, 1, ठीक है। और जो आपका रेड ब्लैक ट्री है उसके अंदर जो आपका रूट नोड होता है, कौन, रूट नोड होता है, हमेशा कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और रेड ब्लैक ट्री के अंदर जब भी हम किसी भी नई नोड को इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। और उसके काफी सारे पॉइंट हैं, बस ये एक पॉइंट आप याद रखना। तो आप इन्हीं पॉइंट को वहां पर यदि आपसे पूछे रेड ब्लैक ट्री के बारे में, थोड़ा सा आप वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया कि जो रेड ब्लैक ट्री है वो क्या होता है, आपका सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। उसका बिल्कुल वो वर्किंग कैसे रहता है, बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री की तरह करता है। यानी कि लेफ्ट में क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट जो रूट से छोटे, और जो राइट में वो सारे एलिमेंट जो रूट से बड़े। बात ये होगी। अब जो रेड ब्लैक ट्री है उसमें जो नोड है, कलर दो तरीके से होंगे, या तो ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। यदि ब्लैक होगा इसका मतलब क्या है, वहां पर वैल्यू 0 है, मतलब जो उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू है। अब ऐसे ही यदि रेड है तो उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू वहां पर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और याद रखना है जो आपका रेड ब्लैक ट्री है हमेशा उसकी रूट नोड कैसी रहती है, ब्लैक कलर की होती है।
और जब भी हम रेड ब्लैक ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट नोड को इंसर्ट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर कैसा रहता है, आपका रेड रहता है। और बात की जाए नल नोड की, जो रेड ब्लैक ट्री के अंदर नल नोड रहती हैं उनका बाय डिफॉल्ट कलर कैसा रहता है, ब्लैक कलर रहता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इट इज यूजफुल फॉर सिचुएशन वेयर यू नीड टू sorted कलेक्शन ऑफ अ यूनिक आइटम। ये कहां पर यूजफुल है, जहां पर क्या है आपको यूनिक एलिमेंट को क्या हो सॉर्ट करना हो, वहां पर इस सिचुएशन का आप यूज कर सकते हैं। अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर सॉर्टेड ऑर्डर। एलिमेंट आर कीप इन अ ऑर्डर, यानी कि एलिमेंट को क्या है एक सॉर्टेड ऑर्डर में रखा जाता है। आइदर बाय देयर नेचुरल सॉर्टिंग, या तो उनकी नेचुरल सॉर्टिंग होगी, और बाय आ स्पेसिफाइड कंपैरेटर, या फिर किसी भी एक स्पेसिफाइड कंपैरेटर के थ्रू। ठीक है। यूनिक एलिमेंट नो डुप्लीकेट आर अलाउड, यहाँ पर कोई भी आपका डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट कैसे होंगे आपके यूनिक होंगे। कैसे होंगे, सारे एलिमेंट यूनिक होंगे। इफिशिएंट ऑपरेशन एडिंग कोमा रिमूविंग एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स आर डन इफिशिएंटली, यानी कि आप जो है किसी भी एलिमेंट को ऐड या फिर रिमूव या फिर एक्सेस आसानी से वहां पर कर सकते हैं। इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका sorted iteration। when you iterate through a tree set element are written in a sorted order, यानी कि जब क्या है आप ट्री सेट के थ्रू क्या होगा एलिमेंट को रिटर्न करेंगे तो वो आप किसमें आएगा, आपका एक sorted order में आएगा। इसके बाद वही रेड ब्लैक ट्री वाली बात जो मैंने आपको बता दी, इंटरनली यूज अ रेड ब्लैक ट्री टू मेंटेन sorted order, यानी कि यहाँ पर जो आपने sorted order का मेंटेन करेगी तो ये किसके थ्रू करेगी, अपने सॉर्टेड ऑर्डर के थ्रू करेगी। जब रेड ब्लैक ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफी सारे कंसेप्ट है, ऐड कैसे करना, रिमूव कैसे करना है। यहाँ पर हम रोटेशन का भी यूज करते हैं, जो हमारे 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी रोटेशन होती है, आप तो रोटेशन भी पूछ ले तो याद रखना, या तो RR, या तो LR, या फिर RL, या फिर LL। RR का मतलब क्या है, राइट राइट, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट राइट, इसका मतलब क्या है, राइट लेफ्ट, और इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपकी रोटेशन है किसके अंदर, रेड ब्लैक ट्री के अंदर। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल होता है तो फिर इसको आपको समझाया जाता है। न्यूमेरिकल तो नहीं समझाना, बस आपको कंसेप्ट बताना, तो आप बता दें जो मैंने आपको की पॉइंट बताए पहले आप वो बता देना, और बता देना इसके अंदर 4 टाइप के रोटेशन भी यूज की जाती है, इन सबके नाम लिख देना बस, ठीक। इसके बाद क्या है, मैप इंटरफेस इन जावा। ठीक है, जब भी आपको की वैल्यू पेयर स्टोर करना होगा तो आप क्या करेंगे, मैप इंटरफेस का यूज करेंगे। द मैप इंटरफेस इन अ जावा इज यूज टू स्टोर, यानी कि एज अ की वैल्यू पेयर, यानी कि की वैल्यू पेयर डाटा को स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, मैप इंटरफेस का यूज करेंगे। यू कैन यूज की टू गेट और मैनिपुलेट द वैल्यू, यानी कि आप किसी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए या फिर उसको मैनिपुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, उस की का यूज करेंगे। ईच की इन अ मैप इज अ यूनिक एंड कैन ओनली हैव अ वन वैल्यू, यानी कि जितने भी वहां पर की होंगी सारी कैसी होंगी, आपकी यूनिक होंगी, और उसके पास कितनी वैल्यू हो सकती हैं, केवल सिंगल वैल्यू हो सकती है। मैप आर गुड फॉर क्विक एक्सेसिंग वैल्यू यूजिंग द यूनिक की, यानी कि मैप आपका कब यूजफुल है, जब क्या होगा आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, किसके थ्रू, आप अपने यूनिक की के थ्रू। अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर की वैल्यू पेयर। यहां पर क्या होगा, आपको की और उसकी वैल्यू क्या होगा, पेयर दिया होगा। मैप स्टोर डाटा एज अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू, यानी कि डाटा कैसे स्टोर करेगा, की एंड वैल्यू के साथ वैल्यू को वहां पर स्टोर किया जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर सेकंड पॉइंट, यूनिक की। ईच की मस्ट बी यूनिक एट द मैप, यानी कि मैप के अंदर प्रत्येक क्या होनी चाहिए, की जो है यूनिक होनी चाहिए, यानी कोई भी वहां पर डुप्लीकेट की वहां पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है आपका नो ऑर्डरिंग, मैप डू नॉट कीप देयर एलिमेंट इन द स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। इफिशिएंट रिट्राइवल, मैप अलाउ क्विकली एक्सेस टू अ वैल्यू यूजिंग देयर कीज, यानी कि आप उनकी कीज के द्वारा क्या है, आप उनको एलिमेंट को जल्दी से एक्सेस वहां पर कर सकते हैं, यानी कि फास्ट एक्सेस वहां पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है कि इसमें आपका हैश मैप और लिंक लिस्ट हैश और ट्री मैप और
हैश टेबल के बीच में। इस डिफरेंस को ऊपर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका इम्प्लीमेंटेशन। जो आपका हैश मैप है वो करता है, यूज करता है हैश टेबल किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बात की जाए आपके लिंक लिस्ट हैश मैप की, तो ये क्या करता है आपका हैश टेबल प्लस लिंक लिस्ट करता है किसके लिए, ऑर्डरिंग के लिए। ट्री मैप यूज रेड ब्लैक ट्री, और जो आपकी हैश टेबल है यूज हैश टेबल। अगर बात की जाए ऑर्डरिंग, तो जो आपका हैश मैप है कोई भी ऑर्डरिंग की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। अगर लिंक लिस्ट हैश की बात की जाए तो मेंटेन करता है ये आपके इंसर्ट ऑर्डरिंग को। अब जो ट्री मैप की बात की जाए तो आपका ये क्या करता है, सॉर्टेड ऑर्डर बेस्ड ऑन की, यानी कि इनका जो ऑर्डर होगा किसके बेस पे होगा, इनके की के बेस पे होगा। हैश टेबल की भी जाए नो गारंटी फॉर ऑर्डरिंग, यहाँ पर भी किसी भी सॉर्टिंग की गारंटी नहीं दी जाती है। बात की जाए थ्रेड सेफ्टी, नो सिंक्रोनाइज्ड, कौन, आपकी हैश मैप। अब नॉट सिंक्रोनाइज कौन सी, आपकी हैश मैप, मैप भी वहां पर नॉट सिंक्रोनाइज। ट्री मैप नॉट सिंक्रोनाइज, लेकिन जो आपकी हैश टेबल है वो क्या है, आपकी सिंक्रोनाइज। ये आपको पॉइंट याद रखना है। नल वैल्यू की अलाउ नल वैल्यू एंड वन नल वैल्यू, ठीक है, ये अलाउ करता है। अलाउ नल वैल्यू एंड वन नल वैल्यू, ठीक। इसके बाद डज नॉट अलाउ नल वैल्यू, कौन सा, आपका ट्री मैप किसी भी नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता, जबकि लिंक लिस्ट भी आपका लिंक हैश मैप भी अलाउ करता है, आपका हैश मैप भी अलाउ करता है। ऐसे ही क्या है आपका हैश टेबल डज नॉट अलाउ नल वैल्यू और की वैल्यू। जो आपका हैश टेबल है वो भी आपको बताता है कि किसी की वैल्यू जो की है वहां पर उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना ही उसकी वैल्यू की वैल्यू वहां पर नल होनी चाहिए। अब सोर्टिंग इन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, यानी कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सोर्टिंग क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इन जावा सोर्टिंग कैन बी परफॉर्म यूजिंग दीज मेथड, यानी कि जावा को के अंदर हम सोर्टिंग जो है, जो हम जो जावा के अंदर सोर्टिंग है हम इन मेथड के द्वारा क्या है परफॉर्म कर सकते हैं। पहला मेथड है आपका हमारा कंपेरेबल इंटरफेस। क्या है, कंपेरेबल इंटरफेस। सम क्लासेस लाइक स्ट्रिंग एंड इंटीजर यूज कंपेरेबल इंटरफेस, यानी कि कुछ आपके क्लासेस जैसे कि स्ट्रिंग क्लास या फिर इंटीजर, ये क्या करते हैं, आपके कंपेरेबल इंटरफेस का यूज करते हैं किसके लिए, डाटा को आपको सॉर्ट करने के लिए। दिस इंटरफेस हैज कंपेयर टू मेथड, यानी कि इसके पास कौन सा मेथड होगा, कंपेयर टू मेथड होगा, जिसके थ्रू क्या करेंगे, ये अपने एलिमेंट्स को क्या करती हैं, सॉर्ट करती हैं। दैट डिफाइन हाउ ऑब्जेक्ट शुड बी ऑर्डर्ड, यानी कि वो बताते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट को किस तरीके से वहां पर ऑर्डर किया जाएगा। कैसे यूज करते हैं, यूज सबसे पहले लिखेंगे कलेक्शन डॉट सोर्ट और यहाँ पर लिस्ट टी, ठीक है, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी क्या है, ये टाइप, ये क्या रहता है आपका टाइप, यानी कि लिस्ट का टाइप कैसा है, यानी कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, जो भी आपको होगा वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते। टू सोर्ट लिस्ट टू दिस ऑब्जेक्ट इन देयर नेचुरल ऑर्डर, क्या है, इनके जो ऑब्जेक्ट है उन्हें क्या है एक नेचुरल ऑर्डर में क्या कर देगा, वो सोर्ट कर देगा। दूसरा क्या है आपका कंपैरेटर इंटरफेस, दूसरा क्या है कंपैरेटर इंटरफेस। इफ ऑब्जेक्ट डोंट इम्प्लीमेंट कंपेरेबल, यदि कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका कंपेरेबल ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करता है, और यू वांट टू डिफरेंट सॉर्टिंग ऑर्डर यूज द कंपैरेटर इंटरफेस। यदि आप ना मतलब ना तो आपने क्या है आपके कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, या फिर क्या है आप किसी भी दूसरे सॉर्टिंग मेथड का यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर आप कंपैरेटर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। बस इतना डिफरेंस है, वहां पर तो सॉर्ट मतलब कंपेयर टू लिखा जाता है और उस मेथड के अंदर केवल कंपेयर आएगा। अभी देखना आप, यहां पर केवल क्या है कंपेयर मेथड लिखा होता है, वहां से टू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्रिएट अ कस्टम कंपैरेटर एंड यूज इट विद अ मेथड लाइक, हम क्या है अपना कस्टम और कंपैरेटर यूज मतलब क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। कैसे, पहले लिखेंगे कलेक्शंस, उसके बाद लिखेंगे डॉट सॉर्ट या फिर और एरे डॉट सॉर्ट, किस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या है आपका सोर्टिंग एरे, यूज द सोर्टिंग डॉट एरे मेथड टू सॉर्ट एरे, यानी कि इसका मेथड किस लिए यूज किया जाएगा, आपके एरे को सॉर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। एरे डॉट सॉर्ट वर्क फॉर डिफरेंट एरे टाइप, यानी कि आपके डिफरेंट टाइप के एरे वो वर्क कर सकता है। लाइक आपने इस तरीके से दिया इंटीजर, या फिर इंटीजर और ऑब्जेक्ट, या फिर यदि आपका इंटीजर है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट है फॉर आर ऑब्जेक्ट दैट आर कंपेरेबल, ठीक है।
इसके बाद बात करेंगे जावा के अंदर हमारा कंपेरेबल इंटरफेस क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि द कंपेरेबल इंटरफेस इन जावा हेल्प डिफाइन हाउ ऑब्जेक्ट शुड बी नेचुरली ऑर्डर्ड। ये डिफाइन करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को कैसे नेचुरली ऑर्डर्ड किया जा सकता है। इट अलाउ ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफाई, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है स्पेसिफाई हाउ दे शुड बी कंपेयर्ड फॉर सॉर्टिंग, यानी कि वो सॉर्टिंग के लिए किस तरीके से कंपेयर किए जा सकते हैं, ये अलाउ करता है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। क्लास दैट यूज कंपेरेबल कैन बी sorted using Java built-in method, यानी क्लासेस दैट यूज कंपेरेबल, यानी कि वो क्लासेस जो कंपेरेबल का यूज कर सकती हैं, कैन बी sorted यूजिंग जावा built-in मेथड, यानी कि जो जावा के अंदर पहले से ही मेथड प्रोवाइड करे हैं उनके थ्रू क्या है एलिमेंट्स को क्या कर सकती है, वहां पर सॉर्ट कर सकती है। दिस इंटरफेस इज फाउंड इन जावा डॉट लैंग पैकेज। इस लैंग पैकेज इसे कहां पर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर डिफाइन किया गया है। किसे, आपके कंपेरेबल इंटरफेस को, किस लिए, अपने एलिमेंट को नेचुरली क्या है सॉर्टेड सॉरी ऑर्डर्ड में करने के लिए। इट हैज वन मेथड कंपेयर टू, इसके अंदर एक ही मेथड है, क्या है इसका नाम, कंपेयर टू, विच कंपेयर द करंट ऑब्जेक्ट विद द अदर। ऑब्जेक्ट ये करता है आपके करंट ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करता है, कंपेयर करता है, ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, जो उनका टाइप का अच्छा होगा सेम होगा, एंड रिटर्न अ नंबर ऑफ शो द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन। और ये क्या होगा, एक आपको रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड कराएगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी बार कंपेयर किया गया। याद रखेंगे जो आपका कंपेरेबल इंटरफेस है किसके लिए है, आपके नेचुरली ऑर्डर्ड के लिए यूज किया जाता है। इसे कहां पर है, जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। इसके अंदर कौन सा मेथड होता है, बात की जाए तो कंपेयर टू मेथड का यूज किया जाता है। अच्छा, कंपेयर टू मेथड क्या करता है, आपका कंपेयर टू मेथड एक ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से पेयर करता है, कैसे, सेम टाइप के, और क्या करेगा, आपको एक रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। रिटर्न वैल्यू में क्या प्रोवाइड कराएगा, आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए उस ऑब्जेक्ट के साथ। यूज ऑफ कंपेरेबल इंटरफेस इन जावा कलेक्शन, द कंपेरेबल इंटरफेस इज यूज्ड इन फॉलोइंग, कौन किस टास्क के अंदर यूज किया जाता है उसमें बात करेंगे। पहला क्या है आपका सॉर्टिंग, पहला क्या है सॉर्टिंग। इट हेल्प इन सॉर्टिंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके कलेक्शन को सॉर्ट करने के लिए आप क्या है, आपके कंपेरेबल इंटरफेस का आप यूज कर सकते हैं। नेचुरल ऑर्डरिंग, इट लेट्स ऑब्जेक्ट डिफाइन देयर डिफॉल्ट मेथड, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन उसके डिफॉल्ट मेथड को डिफाइन करता है। कंसिस्टेंट सॉर्टिंग, इट इंश्योर ऑब्जेक्ट आर सॉर्टेड कंसिस्टेंटली, जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उन्हें कंसिस्टेंटली क्या है सॉर्ट किया गया है। इजी फॉर यूज, इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू सेट द नेचुरल ऑर्डर, ये क्या है, आपको एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, आपके नेचुरल ऑर्डर के लिए। फ्रेमवर्क इंटीग्रेशन, इट वर्क वेल विद अ कलेक्शन फ्रेमवर्क, यानी कि ये कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ अच्छा काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, हमारा है कंपैरेटर इंटरफेस क्या होता है। द कंपैरेटर इंटरफेस इन जावा इज यूज्ड टू क्रिएट कस्टम वे टू ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके कस्टम वे को प्रोवाइड कराने के लिए क्या करते हैं, आप कंपैरेटर इंटरफेस का यूज करते हैं। इट लेट्स यू डिफाइन डिफरेंट वे टू कंपेयर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यानी कि ये क्या है आपको डिफरेंट वे प्रोवाइड कराता है अपने ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए किसी भी क्लास के। द कंपैरेटर इंटरफेस इज फाउंड इन अ जावा डॉट यूटिल पैकेज, इसे कहां पर है, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर डिफाइन किया गया है। इट हैज वन मेथड, इसके पास वन मेथड, इसका नाम क्या है, कंपेयर, और जो आपका कंपेरेबल था वहां पर कंपेरेबल टू था और यहाँ पर कंपेयर मेथड है केवल, विच कंपेयर टू ऑब्जेक्ट एंड इंश्योर द नंबर ऑफ शोइंग द रिजल्ट। ये भी क्या है, आपके किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है और रिटर्न में क्या करता है, आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देता है। इट इज यूजफुल टूल फॉर सेटिंग अप कस्टम सॉर्टिंग यूजफुल फॉर ऑब्जेक्ट, यानी क्या है, कस्टम सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। इट ऑफर फ्लेक्सिबल सॉर्टिंग बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, या क्या है, आपको काफ़ी सारे क्राइटेरिया के बेस पर क्या है फ्लेक्सिबल सॉर्टिंग प्रोवाइड कराते हैं, मेकिंग द कलेक्शन फ्रेमवर्क मोर वर्सेटाइल। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं आपका कंपेरेबल एंड कंपैरेटर इंटरफेस के बीच में। पहला क्या है, पर्पस डिफाइन नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की नेचुरल ऑर्डरिंग प्रोवाइड डिफाइन करता है, और ये क्या है, आपकी कस्टम ऑर्डरिंग डिफाइन करता है। इसकी बात की जाए इंटरफेस की, इंप्लीमेंट बाय द क्लासेस
बीइंग सॉर्टेड। यहाँ पर बात करते हैं इम्प्लीमेंटेड बाय द सेपरेट क्लास और लैम्डा एक्सप्रेशन। इसे क्या है, किसी भी सेपरेट क्लास या फिर लैम्डा फंक्शन के साथ डिफाइन किया जाता है। कंपेयर टू मेथड इम्प्लीमेंटिंग विद द क्लास, इसे क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। नॉट इम्प्लीमेंटिंग विद इन द क्लास, इसे क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया जाता या फिर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। यूसेज ऑब्जेक्ट सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर नेचुरल ऑर्डरिंग, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट सॉर्ट किए जाते हैं उनके नेचुरल ऑर्डरिंग के बेस पे सॉर्ट किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन कस्टम क्राइटेरिया, उन्हें कस्टम क्राइटेरिया के बेस पे सॉर्ट किया जाता है। बात की जाए फ्लेक्सिबिलिटी की, तो इसकी लेस फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एंड फिक्स्ड ऑर्डरिंग रहती है, और कंपेरेटिव इसकी मोर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अलाउ फॉर डायनेमिक ऑर्डरिंग, और क्या है, आपको डायनेमिक ऑर्डरिंग प्रोवाइड कराता है। तो आपको अब कंपेरेबल और कंपेरेटर इंटरफेस बिल्कुल अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्लास इन जावा, यानी कि जावा के अंदर प्रॉपर्टीज क्लास क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। द प्रॉपर्टीज क्लास इज अ पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। द प्रॉपर्टीज क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये क्या है, आपके जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट्स होता है। एंड एक्सटेंडिंग हैश टेबल, जो क्या है, आपकी हैश टेबल को एक्सटेंड करता है। इट स्टोर डाटा एज अ की वैल्यू पेयर, ये आपकी डाटा को कैसे स्टोर करता है, एज अ की वैल्यू पेयर। कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स लाइक एप्लीकेशन सेटिंग और पैरामीटर। इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। एग्जाम्पल के ले सकते हैं आप एप्लीकेशन सेटिंग या फिर पैरामीटर, जहाँ पर आपको किसी भी एप्लीकेशन की सेटिंग करना हो या फिर पैरामीटर की सेटिंग करनी हो, वहाँ पर आप प्रॉपर्टीज क्लास का यूज़ करेंगे जावा के अंदर। पर्पस ऑफ प्रॉपर्टीज क्लास, यानी कि इसका पर्पस क्या रहता है, इट मेन जॉब टू हैंडल आ कॉन्फ़िगरेशन डाटा, ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन डाटा को हैंडल करने के लिए। लाइक एप्लीकेशन सेटिंग, मैंने अभी आपको बताया था, और डाटाबेस पैरामीटर, जो आपके डाटाबेस पैरामीटर को मेंटेन करना हो, बाय सॉर्टिंग एंड रिट्राइविंग की वैल्यू, जिन्हें कि आप सॉर्ट करेंगे और उनकी की वैल्यू के थ्रू रिट्राइव करेंगे। यूजेस प्रॉपर्टीज क्लास, ठीक है, कौन कौन सी इसके यूज है वो बात करते हैं। लेट्स इट्स ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन एंड सर्वर वेयर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग नीडेड टू बी मैनेज, यानी कि ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ज़्यादा नीड की जाती है। कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप, सर्वर में या फिर एप्लीकेशन में। प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू हैंडल दिस डाटा, ये क्या है, आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू क्या है, आप अपने मतलब डाटा को क्या है, हैंडल कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज क्लास इन जावा भी बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये कंप्लीट सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। जितने ज़्यादा आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कराएंगे और सब्सक्राइब कराएंगे, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करा दूंगा। यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।